जय हिंद दोस्तों, ईपीएस हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए हम लोग आज पहला लेक्चर, ठीक है, जो कि अ, हिंदी साहित्य का इतिहास जो सिलेबस का पार्ट है वहाँ से स्टार्ट करेंगे आज पहला लेक्चर। तो पहले दिन हम लोग अभी देखिए, मैं एक प्लान बता देता हूँ। पहले पहले हम लोग पहले वीक पहला पूरा वीक जैसा ध्रुव में भी हम लोगों ने किया था, थोड़ा सा स्लो स्पीड में और एक बार आंसर राइटिंग की कलाएं सीखने का प्रयास करेंगे कि एक आंसर राइटिंग में, एक उत्तर में क्या खास बात होती है। पहली बात तो ये देखना है, ठीक है, खास बात होती है। अब यहां पर अच्छी बात यह है कि मैंने कुछ सैंपल उत्तर जो मुझे नेट वेट पे मिले, जो मुझे किसी कॉपी में मिली, किसी किताब में मिली, जो पीवाईक्यूज आते हैं, मैंने यहाँ पर रख दिए हैं, ठीक है। तो जो पीवाईक्यूज में है, कुछ किताबों में मिल गए, तो जिधर जिधर से मुझे मिले तो मैंने वो आपके सामने यहाँ पे रख दिए हैं। ये कंटेंट का आपके काम करेगा, लेकिन उत्तर ये नहीं होगा। पहली बात तो ये समझिएगा। पहले वीक में क्या करूंगा पहले समझिएगा। जैसे पहला वीक है तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले तो आपको सबसे पहले जैसे आज की क्लास है तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा इस टॉपिक के कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। यानी जैसे आप बिगिनर भी हो, मान लो इवन आपने मान लो अभी पहली क्लास आपने आज हिंदी पहली बार देखा, तो आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, हिंदी में सिलेबस का पहला पॉइंट है पेपर 1 भाग 2। अच्छी बात यह है कि हिंदी साहित्य हम पढ़ रहे हैं, तो मुझे शुद्ध हिंदी उच्चारण करने का यहाँ पर ही बहुत ही शानदार अवसर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे पूरी मतलब अच्छा खासा अवसर मिलेगा, लेकिन अब जैसे बोलता हूँ वैसे ही बोलूंगा भाई, इसमें कुछ मैं बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकता। यहां पर हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि जैसे पहला टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, या साहित्य इतिहास लेखन। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि यार इसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। दूसरी बात, कौन से प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से प्रश्न इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी बात, रैंडम प्रश्न रैंडम एक दो प्रश्न जो कम चांस है लेकिन में भी आ जाए, कम चांस है लेकिन आ जाए, कौन से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो गया। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक टॉपिक पे आपको थोड़ा बैकग्राउंड 5-10 मिनट डिस्कशन करूंगा, थोड़ा बैकग्राउंड समझाने की कोशिश करूंगा, 15 से 20 मिनट, 10 मिनट, 25 मिनट, जो भी होगा बैकग्राउंड समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपका रिवीजन भी यहाँ पे बैठे बैठे जाए। तो जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए बहुत अच्छा, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है वो ये काम कर सकते हैं कि पैरेलली पढ़ सकते हैं। मतलब समझिए, बस उनको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे 2 घंटा डेली और पढ़ना पड़ेगा, बस ये काम उनको करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा उनको पढ़ना पड़ेगा। तो ये बात समझिए आप, ये काम हो जाएगा। मैं प्रॉपर समझाने की कोशिश करूंगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन में ये देखेंगे कौन से पॉइंट्स तो कंपलसरी है लिखना ही है भाई, ये वाले पॉइंट्स इस क्वेश्चन में आने ही चाहिए, और उस आधार पे हम आंसर अपना कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो उस आधार पे हम अपना आंसर कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी अप्रोच होगी, ठीक है। तो हमारी आंसर राइटिंग की अप्रोच ये वाली होगी, आप समझ लीजिए। तो अब जैसे मैं बात करूं यहां तक तो मैंने आपको बता दिया। एक चीज और जो मुझे महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है बताना, वो ये है, हम लोग एक कोशिश और करेंगे, जो मैं देखता हूं कितना सक्सेसफुल हो पाता हूं, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि एग्जाम के लिए इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के कुछ सांचे फिट कर लिए जाएं, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करूंगा। अब ये आपका भी थोड़ा यार सहयोग रहेगा कि आप इसको कितना पॉजिटिवली लेते हो, कितना सपोर्ट दिखाते हो। हालांकि आप लोग का सपोर्ट खूब मिलता है, लेकिन फिर भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा ये कोशिश रहेगी कि क्यों ना हम लोग इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन फिक्स कर लें, ताकि हमें कंफ्यूजन ही ना आए एग्जाम में। जैसे क्वेश्चन आया, क्वेश्चन पढ़ते ही पहले इंट्रोडक्शन धर देना, कंक्लूजन धर देना, और मेन बॉडी बस जो क्वेश्चन की डिमांड थी उस आधार पे मेन बॉडी। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा कर लें, जैसे एक सैंपल के तौर पे मैं आपसे बताऊं, एक सैंपल के तौर पे बताऊं। जैसे कह रहा है रामचंद्र शुक्ल के साहित्य इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषताएं। ये सैंपल से एक बार देखिएगा। अभी मैं ऐसा सैंपल आपको बता रहा हूं कि इसमें मैं इस क्वेश्चन में क्या क्या करूंगा। टॉपिक अब इसके बाद स्टार्ट होगा, तो पहला एक सैंपल से समझिए, एक सैंपल से। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि यहां पर आपको ये बात समझनी है, एक बात ये समझनी है कि यहां पर किन किन लोगों का आंसर में आपको किन किन लोगों का उल्लेख करना जरूरी है। जैसे रामचंद्र शुक्ल के साहित्य इतिहास लेखन है, तो पहली बात ये बात यहां पर बतानी है, समझिए। देखिए, एक तो आपके पास यहां पर एक सैंपल आंसर दिया हुआ है जो नेट पे मिल गया, या मैंने कहा कि कुछ पीवाईक्यू के जो सॉल्यूशन, तथाकथित बेस्ट सॉल्यूशन जो अवेलेबल है वहां पे मिल गया। एक तो ये आपके सामने रहेगा,
ये आपके सामने ही रहेगा, इसको बस देखिएगा मत, आंख ऐसे बंद कर लीजिएगा और कुछ मत करिएगा। और दूसरा जो मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं, तो मैं क्या कह रहा हूं, जैसे मान लो रामचंद्र शुक्ल के ऊपर कोई लेखन आता है और इनके साहित्य इतिहास लेखन, तो इसका इंट्रोडक्शन फिक्स रहेगा। आप बताओगे कि इन्होंने साहित्य इतिहास लेखन किया कहां पर, साहित्य इतिहास का लेखन इन्होंने किया कहां पर। तो आप यहां पर इंट्रोडक्शन में एक पॉइंट जरूर लिखोगे कि इनका साहित्य इतिहास लेखन हिंदी शब्द सागर की भूमिका, नागरी प्रचारणी सभा के ग्रंथ हिंदी शब्द सागर, ठीक है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया, भूमिका में लिखा गया। तो पहली बात तो ये हम लोग जरूर बताएंगे, ये कंपलसरी है इंट्रोडक्शन में देखना। उसके बाद आप जो चाहो वो लिखो, आप इनकी तरह से लिखना चाहते हो, गारसा दत्तासी, सेंगर, पता नहीं किसको ऐड करना चाहते हो लिखो, आपकी इच्छा, आपको छूट है, इतनी आपको छूट है। लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो आपके पॉइंट्स होने चाहिए कंपलसरी। दूसरी बात और क्या होना चाहिए, जब इनकी विशेषताएं बताएंगे, जब इनकी विशेषताएं बताएंगे तो उस समय एक वेस्टर्न थिंकर, पश्चिमी थिंकर जिसका नाम है तेन, इसके बारे में जरूर लिखेंगे। तो पहली दूसरी बात ये महत्वपूर्ण हो गई, ठीक है। तो दो चीज हो गई जो हम इंट्रोडक्शन में यूज करेंगे, तेन और हिंदी शब्द सागर की भूमिका। ये हमारे पास आंसर राइटिंग में पक्की बात होगी, पक्की बात मतलब दिखनी ही चाहिए। फिर हम विशेषताएं बताएंगे इनके साहित्य लेखन की। तो मेन बॉडी में हम क्या बताएंगे, विशेषताएं। तो जो विशेषताएं हैं कि विधेयवादी दृष्टि, है ना, कवियों का मूल्यांकन, रस की लोक मंगलवादी व्याख्या, तो वो सब पॉइंट्स तो हम लोग लिखेंगे, इनके साहित्य लेखन की विशेषताएं लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, कंक्लूजन में फिक्स करेंगे कि कंक्लूजन क्या होगा। कंक्लूजन क्या होगा, कुछ सीमाएं इनके साहित्य इतिहास लेखन की, जिसका समाधान कैसे हुआ, जिसका समाधान कैसे भविष्य में अन्य लोगों ने कर दिया। तो जैसे हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामस्वरूप चतुर्वेदी, इन दोनों लोग को कंक्लूजन में ऐड करा देंगे, ठीक है। तो बोलिए आप लोगों को, बोलो जय माता दी। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? कॉन्सेप्ट क्या है कि हम पहले ये डिसाइड कर लेंगे एक क्वेश्चन के पहले, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से होने हैं। तो आपको क्या करना है, आपको नोट्स इसी आधार पे बनाना है। नोट्स अब कैसे बनेगा आप समझिए, यहां पे साथ साथ में चलते रहिएगा। तो नोट्स कैसे बनाना है, रामचंद्र शुक्ल साहित्य इतिहास लेखन, तो यही लिख देना है। ऐसे प्रश्न में इंट्रोडक्शन में तेन प्लस हिंदी शब्द सागर की भूमिका प्लस नागरिक प्रचारणी सभा लिखनी है। अब बीच के वर्ड्स आप ऐड कर लो अपने हिसाब से, क्योंकि देखो वो तो मैं क्लास में यहां पे बताऊंगा, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको बताऊंगा या नहीं करूंगा, ये डिस्कशन, ऑब्वियस सी बात है, ये डिस्कशन है। तो इस डिस्कशन में इंट्रोडक्शन में क्या लिखा जाएगा, एग्जैक्ट क्या लिखा जाएगा, वो तरीका मैं पूरा कोशिश करूंगा वो डिस्कशन करने का। लेकिन लिमिटेशन भी समझिएगा, लिमिटेशन ये है कि यहां पे मैं एग्जैक्ट आपको 150 शब्द में आंसर लिख के नहीं दिखाऊंगा, ये लिमिटेशन है, ये आपको खुद से लिखनी पड़ेगी। मैं ये बताऊंगा, सैंपल भी कुछ दिखाऊंगा, कोशिश भी करूंगा कि लिख दूं, लेकिन उसका मैं वादा नहीं करूंगा, क्योंकि ये वादा नहीं किया गया था। वादा ये है कि 250 प्लस टॉपिक्स विद क्वेश्चन आंसर में क्या लिखना है, प्रश्न की डिमांड होती है तो क्या लिखना है, उस आधार पे कंप्लीट कराए जाएंगे। मैं एक्स्ट्रा अपने तरफ से एफर्ट करूंगा। ये बात समझ में आई, ये अप्रोच होगी हमारी। अब जैसे अब समझो, पहले अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले समझेंगे अगर मान लो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है सिलेबस का हिस्सा, उसमें किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो देखो दो इंपॉर्टेंट इसमें है, दो लोग इंपॉर्टेंट है यहां पर भी, खासतौर पे अगर आप एक बार सिलेबस ओपन करेंगे, ठीक है, हिंदी साहित्य का अगर सिलेबस ओपन करेंगे ना, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे। देखो सिलेबस ना अब क्या करना है, आपको प्रिंट करके चिपका लेना है, बहुत जरूरी है, सिलेबस प्रिंट करके चिपका लीजिएगा। तो आप जैसे देखोगे ना, हिंदी साहित्य का इतिहास सिलेबस में है, हिंदी साहित्य का इतिहास। अब कह रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा तो पूरी परंपरा है। अगर इस परंपरा की मैं बात करूं तो हम आचार्य शुक्ल को इस परंपरा का, साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का केंद्र बिंदु मानते हैं, सेंटर पॉइंट हम लोग मानते हैं आचार्य शुक्ल को। और हिंदी साहित्य का इतिहास हम आचार्य शुक्ल पूर्व, आचार्य शुक्ल के दौरान और आचार्य शुक्ल युग पश्चात, इस तरीके से हम हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन की परंपरा का विश्लेषण करते हैं। यह हमारा तरीका होता है विश्लेषण करने का। लेकिन बात आती है यार, इसमें तो हजारों लोग होंगे, मतलब नाभादास से लेकर गारसा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, मतलब कितने लोग हैं भाई, शिव सिंह सेंगर, लक्ष्मण सिंह सरोज,
पता नहीं कितने, मतलब कितने लोग हैं भाई, समझ में नहीं आएगा आपको नाम, इतने ज्यादा नाम, मिश्र बंधु, ये वो फलान ढिकान। अब क्या करेंगे, कैसे इनको मैनेज करेंगे? तो इनमें जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, ये कैसे पता चलेगा हमको? PYQ से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उनके बारे में देखेंगे, ठीक है, उनके बारे में देखेंगे। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट हमको कैसे पता चलेगी PYQ के बाद, यहां से जो आप देखोगे आलोचना में है, ये देखिए प्रमुख आलोचक तो रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नगेंद्र। अगर इन लोगों ने जिनके नाम सिलेबस में दिए हैं, अगर इन लोगों ने साहित्य इतिहास लेखन में कुछ किया है, साहित्य इतिहास लेखन में कुछ किया है, तो इसके बारे में हम जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि आलोचना में अलग से ये आते हैं। अगर आप पेपर देखोगे PYQ, सुनो अब यहां पर देखते रहिए, समझिए, साथ साथ में PYQ देखते चलेंगे। सब लोग ओपन कर लीजिएगा, ये वाली किताब है, शिल्पी पब्लिकेशन की ये किताब है। पूछ रहे थे सर पब्लिकेशन बता दो, अरे ये देख लो भाई, ये सामने है, शिल्पी पब्लिकेशन, अनसॉल्व्ड पेपर ले लीजिएगा हिंदी लिटरेचर का। अब जैसे अगर आप प्रश्न देखेंगे तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग ये किताब लेके बैठिएगा, क्योंकि मैं ये किताब ओपन करूंगा, पेज नंबर बताऊंगा, सब PDF बना देना यार, सही चीज नहीं लगती है मुझे भी, कितना छापेंगे यार, हिंदी साहित्य में कुछ सर्च थोड़ा ना कर देंगे, ठीक है। तो अब जैसे आप देखोगे, बार बार PYQ सामने रखो, PYQ देखोगे तो आप जैसे देखो, अगर पहले आप अगर यहां पर देखेंगे, ठीक है, देखिए, तो जैसे एक क्वेश्चन आता है साहित्य इतिहास लेखन पर, तो एक क्वेश्चन आलोचना पर पक्का आता है, तो 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। एक आलोचना पर, जैसे कभी पूछ देगा नगेंद्र की आलोचना, कभी रामविलास शर्मा की आलोचना पर सीमाएं पूछ देगा। तो जब ये दोनों पूछेगा ना, तो साहित्य इतिहास लेखन ये दोनों पूछेगा, समझिएगा। ये तरीका है, ये तरीका होगा आपका पढ़ने का। तो जो सिलेबस में नाम दिए हुए हैं, सिलेबस में जिनके नाम दिए हुए हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर सिलेबस में दिया हुआ है, देखो सिलेबस में दिया हिंदी साहित्य, हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, तो अपने आप में ये क्वेश्चन बन जाता है, हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास पर टिप्पणी करें, समझिएगा। तो सिलेबस में जो चीज दिया है, जैसे सैद्धांतिक आलोचना, व्यवहारिक आलोचना, प्रगतिवादी आलोचना, मनोविश्लेषणवादी आलोचना, इन सब में हमें 150 शब्द का राइटअप हमारे पास होना चाहिए, 150 शब्द का राइटअप। अगर मान लो सैद्धांतिक आलोचना पर टिप्पणी आ जाए, हिंदी साहित्य की सैद्धांतिक आलोचना, तब क्या लिखोगे? तो हमारे पास ये कंटेंट होना चाहिए 150 शब्द का, ठीक है। तो अगर मैं अब बात करता हूं साहित्य इतिहास लेखन में, वापिस आते हैं हम लोग साहित्य इतिहास लेखन पे, इधर उधर बिना भटके, ताकि आप लोगों में भटकाऊं नहीं, एकदम एक साथ हम लोग सिलेबस को लाइन बाय लाइन। हालांकि देखो एक चीज है, सिलेबस का लाइन बाय लाइन का मतलब ये नहीं है कि सिलेबस एकदम अलग है, इंटरलिंक्ड सिलेबस अपने आप में है, इसमें मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये पूरा परंपरा की बात कर रहा है, साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। तो परंपरा मतलब जब से हिंदी साहित्य शुरू हुआ होगा, तब से कुछ लोगों ने साहित्य के इतिहास के बारे में कुछ कुछ लिखा होगा, तो एक लंबी परंपरा बनी है। उस परंपरा में कितने पूछ सकते हैं एग्जामिनर, वो पता लगा पाना संभव नहीं है। हालांकि PYQ, और दूसरा चीज क्या है, सिलेबस, और तीसरा चीज जो टेस्ट सीरीज चलती है मार्केट में, जो टेस्ट सीरीज चलती है, इनके आधार पर कुछ टॉपिक्स हम लोग सेलेक्ट करेंगे जो महत्वपूर्ण है। तो पहला टॉपिक, यहां पर 2 तरह के अब प्रश्न बनेंगे साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में, 2 तरह के प्रश्न। एक, कुछ लोगों के नाम देकर सीधा टिप्पणी पूछ देगा, टिप्पणी, सीधा टिप्पणी, जैसे इस्तेवार दा लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी, ऐसा कुछ दे देगा हेडिंग, और कहेगा टिप्पणी 150, यही दे देगा, कहेगा टिप्पणी, ठीक है, समझिए, दे देगा भक्तमाल पर टिप्पणी करें, ऐसा 150 शब्द पे एकदम टिप्पणी। ऐसा एक क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो टिप्पणी वाले आएंगे, और दूसरे क्वेश्चन आएंगे जो थोड़ा सा विश्लेषण वाले आएंगे। विश्लेषण वाले क्वेश्चन जैसे यहां पर आप देखो, ये जो क्वेश्चन है कि साहित्य इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषताएं बताइए रामचंद्र शुक्ल की। क्वेश्चन देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य इतिहास लेखन की दृष्टि बताइए। क्वेश्चन देखो, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा और महत्व, यही तो था ना, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा और महत्व। तो इस तरह के प्रश्न आपके आएंगे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इन तीनों क्वेश्चन का एक बार बैकग्राउंड देख लेते हैं। बैकग्राउंड, तो शॉर्ट में मैं आपको बैकग्राउंड दिखा देता हूं, फिर आप लोग जो है इसको हम लोग, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सीधी सीधी बात है, पहले हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट में बैकग्राउंड देख लेंगे, है ना। अच्छा, इसके लिए आप ये कंटेंट जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूं, आप दृष्टि की जो है ना, दृष्टि का जो नोट्स मिलता है वो आप फॉलो कर सकते हैं।
बेसिकली ये कंटेंट वहीं से लिया गया है, कुछ कुछ चेंजेस हैं जहां जहां पे जरूरत पड़ी है, ठीक है। तो आप इसको आराम से ले सकते हैं, इसमें मतलब कोई शक शुबह नहीं है, इसको आप आराम से ले लीजिए, इसको आप पैरेलली देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बिल्कुल इसको यूज करिए, ठीक है। तो अब आप इसको देखेंगे, दृष्टि की ले सकते हैं, पतंजलि की ले सकते हैं, इग्नू की भी ले सकते हैं, तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, तीनों में सेम चीज दी हुई है, क्योंकि तीनों ने खुद से थोड़ा ना बनाया है, ठीक है। बस क्या किया, थोड़ा बहुत काट छाट के अलग किया, बस अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिए, बस और कुछ नहीं है, तीनों चीज कॉमन है। तो अगर मैं परंपरा की बात करूं तो आप समझेंगे दो चीजें आपको दिखेंगी परंपरा में। पहली बात, इसके टर्निंग पॉइंट है आचार्य शुक्ल, टर्निंग पॉइंट है आचार्य शुक्ल इस परंपरा के, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के। तो हम इस टर्निंग पॉइंट के अराउंड इस संपूर्ण परंपरा को आचार्य शुक्ल पूर्व, शुक्ल युगीन और शुक्ल उत्तर कालखंड में बांट सकते हैं, ठीक है। ये काम में हम बांट सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर हम बात करें हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन, ठीक है, तो मैं शॉर्ट में आपको तुरंत समझा देता हूं। तो यहां पे शुक्ल, पश्चात और पूर्व, ये हो गया हमारा, ठीक है। शुक्ल पूर्व में दो तरह के आपको इतिहास लेखन दिखेंगे, अनौपचारिक और है औपचारिक। औपचारिक, अनौपचारिक का मतलब क्या हुआ, रैंडम, रैंडम कुछ भी लिख दिया, जो चीज जहां पे मन किया, बस लोगों ने क्या किया, एक कवियों के बारे में कुछ कुछ जानकारी लिख दी। पहली बात, इसमें क्या होगा, इसमें कवियों के बारे में जानकारी होगी, कवियों के बारे में जानकारी होगी जो कि इतिहास के घटनाक्रम अनुसार नहीं होगी, रैंडम होगी। मतलब कबीर को पहले लिख देंगे, मीरा को बाद में लिख देंगे, कभी मीरा को पहले लिख देंगे, कबीर को बाद में लिख देंगे, कभी गुरु नानक को घुसा देंगे, कुछ भी लिख देंगे, जो मन में आए, जहां से मन में आए वहां लिख देंगे, पहली बात। तो इतिहास कालगत क्रमानुसार नहीं होगी। और दूसरी बात जो इसमें चीज होगी, दूसरी प्रॉब्लम होगी कि कई चीज ऐसे विवरण होंगे जो विवरण लोक श्रुति में हो, जो विवरण ऐसे न हो जिसके बारे में श्योरिटी ना हो, कोई तथ्य ना हो। जैसे आपने सुना कि कबीर पैदा हुए थे तो उनके 150 दांत थे, और आपने अपनी किताब में लिख दिया कबीर के 150 दांत पैदा हुए थे, देखे थे, मैंने देखा था, आपने लिख दिया। अब वो अनौपचारिक ग्रंथ होगा, औपचारिकता का अभाव होगा। औपचारिक ग्रंथ मतलब इन कमियों को दूर किया जाएगा, क्रमानुसार लिखा जाएगा, कालगत क्रमानुसार, ठीक है। विवरण जो होंगे वो थोड़े तथ्यात्मक विवरण होंगे, थोड़े डिटेल में विवरण होंगे। और इसके बाद जो एक होगा, कुछ हद तक इतिहास बोध की बात की जाएगी। इतिहास बोध, इतिहास बोध का मतलब होता है आप जो इतिहास लेखन कर रहे हैं वो एक सोच के आधार पर करते हैं। इतिहास बोध का मतलब सिंपल सी बात है, सोच के आधार पर। जैसे एक घटना को देखने का तरीका आपका क्या है, इतिहास बोध का मतलब ये होता है किसी घटना को आप किस प्रकार से देख रहे हैं। जैसे समझो भारत में बीच में अकबर या इस्लामिक शासन था, सुल्तानों का और अकबर, इन लोग का शासन था, ठीक है, मुगल साम्राज्य का शासन था। इसको देखने की आपकी दृष्टि क्या है। तो मान लो आप मुस्लिम सपोर्टर हो, अब यहीं पर बात समझना, मान लो आप मुस्लिम सपोर्टर, तो आप कहोगे इन्होंने भारत में नई संस्कृति लाई, भारत के समाज में बहुत सारी कमियां थी, हिंदुओं में ब्राह्मण क्षत्रिय आपस में लड़ रहे थे, इन्होंने उसको रोका, भारत का एकजुट किया। अकबर का शासन में भारत कितना बड़ा विशाल भारत, एक भारत फैला हुआ था। आप इस आधार पे बताओगे, आप इनकी बड़ाई करोगे खूब। आप घोर हिंदूवादी लेखक हो तो आप कहोगे इस्लामिक संस्कृति ने भारत का सत्यानाश कर दिया, जितने भारत के वर्तमान मुस्लिम हैं सब पहले हिंदू हुआ करते थे, इनको कन्वर्ट किया गया, इनकी गला काट के हत्या की गई, इनका ऐसे किया गया, वैसे किया गया। ये क्या हो रहा है, बेसिकली आप एक घटना को देख रहे हो, ऐतिहासिक घटना को, और उसके प्रति एक विशेष दृष्टिकोण से देख रहे हो। ये होता है इतिहास बोध, ठीक है, इतिहास बोध। तो सबका, तो औपचारिक लेखन में क्या किया गया, कुछ हद तक इतिहास बोध लाने का प्रयास किया गया, कुछ हद तक इतिहास बोध लाने का प्रयास किया गया। ये दृष्टिकोण, विशेष दृष्टिकोण। इसके पहले क्या था, कोई इतिहास बोध नहीं, घटनाएं लिख दी गई। जैसे आपने इतिहास बोध के अभाव में आप क्या लिखोगे, 1526 में अकबर आया, 1527 में अकबर ने प्रथम विवाह किया, 1528 में अकबर का तीसरा लड़का हुआ। आप ऐसे ऐसे ये लिख रहे हो, ये क्या है, कोई विवाह, कोई इतिहास बोध नहीं है, बस लिख दे रहे हो। लेकिन अगर आप लॉजिकल रीजनिंग कर रहे हो, अकबर 1526 में आया तो क्यों आया, हराया अगर अकबर ने किसी भारतीय शासक को, तो उस भारतीय शासक के हारने के क्या कारण थे,
जब ये कारणों पे आप विचार कर रहे हो तो आप एक इतिहास बोध पर जा रहे हो आप, ठीक है। आप जब लॉजिकल रीजनिंग कर रहे हो तो आप इतिहास बोध पर जा रहे हो। हालांकि मैं इतना ज्यादा नहीं समझाऊंगा हर टॉपिक को, मैं पहली बात बता दे रहा हूं, ये बस मैं मान के चलूंगा ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैं फिर अपने मेन टारगेट से भटक जाऊंगा कि मुझे क्वेश्चन आंसर करवाने हैं, ठीक है। तो मैं बहुत डिटेल में इस टॉपिक्स पे नहीं जाऊंगा, तो अब शॉर्ट में देखेंगे। तो आप यहां पर देखिए, तो पहली बात अगर मैं बात करूं आचार्य शुक्ल पूर्व साहित्य इतिहास लेखन की, ठीक है, तो अनौपचारिक और औपचारिक आपको दो मिलेंगे, ठीक है, दो ग्रंथ मिलेंगे। अनौपचारिक ग्रंथ में है जो इतिहास लेखन के दृष्टिकोण से नहीं लिखे गए, बस इसमें क्या गया, जीवन वृत्त का संकलन किया गया। रचनाकार जो है जैसे कालिदास, नाभादास, बंगाली दास, जो भी रचनाकार हैं उनकी केवल जीवनियां संकलित कर दी गई, जीवनियां संकलित कर दी गई। लेकिन 19वीं शताब्दी में कुछ लोगों ने सजग कोशिश की, जागरूक कोशिश की। अब अगर मैं बात करूं अनौपचारिक इतिहास लेखन की, अनौपचारिक इतिहास लेखन की, तो आप देखेंगे कुछ प्रयास हैं, भक्तमाल, कालिदास हजारा, कविमाला, 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता और आदि ग्रंथ। कुछ ऐसे ग्रंथ है जिसमें माना जाता है कुछ अनौपचारिक प्रयास हैं, ठीक है, कुछ अनौपचारिक प्रयास है। तो इसमें इन ग्रंथों के बारे में यहां पर दिया गया। इसमें बेसिकली क्या है, इन ग्रंथों में, अनौपचारिक ग्रंथों में केवल संकलन किया गया है, केवल संकलन, उनकी रचनाओं का संकलन, उनके बारे में का संकलन, तो केवल ये काम किया गया है, ठीक है। उनकी रचनाएं, उनके बारे में मतलब जीवन चरित्र, ठीक है, तो जीवन चरित्रों का संकलन कर दिया गया, ठीक है। ये बात समझिएगा, जो भक्त है, भक्तों के हृदय को पवित्र बनाने का प्रयास किया गया, आदर्शवादी दृष्टिकोण में लिखा गया, ठीक है। तो ये बात समझिएगा, तो यहां पर कोई दृष्टिकोण नहीं था, पहली बात। इसी तरह से कविमाला है, कालिदास हजारा है, सब ऐसे ही था। अभी इसके बारे में नहीं देखेंगे, क्वेश्चंस के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। अभी मैं बस एक बार बैकग्राउंड बना दे रहा हूं, फिर क्वेश्चन जो आएंगे उनके माध्यम से हम केवल उस टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। नहीं तो यार ये कंटेंट तो पूरा, अगर कंटेंट ही पढ़ देंगे तब तो खत्म हो जाएगा, फिर हिंदी साहित्य तो पूरा का पूरा ये फाउंडेशन कोर्स हो जाएगा, बचाना है। मैं बस बता रहा हूं, फिर सीधे क्वेश्चन का आंसर ये ज्यादा होगा। औपचारिक इतिहास लेखन में आए भैया गारसा दत्तासी, ठीक है, गारसा दत्तासी आए और इन्होंने क्या किया, अपनी पुस्तक लिखी, इस्तवार द लिटरेच्यूर एंदुए हिंदुस्तानी, इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी। अब देखो इसमें क्या है, व्यवस्थित वर्णन किया गया। औपचारिक लेखन में क्या करते हैं, व्यवस्थित वर्णन करते हैं, कालों का और रचनाओं का, दोनों रचनाओं का करते हैं, तो ये समझिएगा। लेकिन अगर यहां पर देखेंगे तो गारसा दत्तासी की एक पुस्तक में एक प्रॉब्लम और थी, इसमें जो प्रस्तुति की गई है, जो व्यवस्था, जो ऑर्डर लगाया गया है, वो काल क्रमानुसार नहीं था, वो भी वर्ण क्रम था। जैसे ए वाले कवियों को पहले लिख दिया गया, बी वाले कवियों को पहले लिख गया, तो यानी ये भी जो प्रयास था औपचारिक इतिहास लेखन का, ये भी क्या है, तथ्य कोश ज्यादा है, इतिहास कम है, ठीक है। तो जो पहला प्रयास होगा, ऑब्वियस बात है, पहला प्रयास होगा तो बहुत अच्छा थोड़ा ना होगा, पहली बारी बहुत अच्छा थोड़ा ना लिख देंगे, ठीक है। तो ये बात समझिएगा। इसी के बाद आप देखेंगे और लिखा गया, मौलवी करीमुद्दीन, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान लिखा, इन्होंने ये सब लिखा, ठीक है। फिर मिश्र बंधु, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इन्होंने कुछ परिपक्व प्रयास किए, ठीक है, इन्होंने इतिहास लेखन का परिपक्व प्रयास किया। इसके बारे में भी हम लोग लिखेंगे, टिप्पणियों में लिखेंगे, जो क्वेश्चन आएगा इनके बारे में, चिंता मत कीजिएगा। अब आएंगे हमारे शुक्ल जी, ये आएंगे तो एकदम पलट देंगे, ठीक है, एकदम मारेंगे ताबड़तोड़, चेंज कर देंगे इतिहास लेखन में पूरा। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहली बात ये समझिए, हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा इन्होंने, नागरी प्रचारणी सभा के ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इन्होंने भूमिका में हिंदी साहित्य का इतिहास लिख डाला। सोचो, एक ग्रंथ था हिंदी शब्द सागर, उसकी भूमिका में हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास लिख डाला। अब इन्होंने कुछ नया काम किया, जो कि काम क्या है, पहली बात इन्होंने इतिहास दृष्टि दिखाई अपनी। अब यहां पर मैं आपको कुछ बातें बताते चलूंगा जो आपके दिमाग में गूंजनी चाहिए जब हम आंसर राइटिंग करेंगे, तो ये बातें आपके दिमाग में गूंजनी चाहिए। तो पहली बात आप देखोगे जो इनकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि इतिहास दृष्टि इनकी एकदम स्पष्ट है, स्पष्ट इतिहास दृष्टि है। ये कहते हैं प्रत्येक देश का साहित्य, ये ध्यान में रखना है, वहां की जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। जबकि हटा दीजिए, यहां से यहां तक आपको याद करना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट याद होना चाहिए, ठीक है, ये स्टेटमेंट क्लियर याद होना। देखो अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग पूरा लगोगे याद करने, एग्जाम में ये ब्लंडर कर दोगे। पहली बात तो पूरा याद नहीं होगा, याद करके जाओगे एग्जाम में लिख नहीं पाओगे।
आंसर वे तो सुंदर बनाना है, आंसर में शुक्ल जी का स्टेटमेंट वे तो घुसाना है। तो शुक्ल जी का लंबा स्टेटमेंट घुसाऊं चाहे छोटा स्टेटमेंट घुसाऊं, एक स्मार्ट व्यक्ति जो होगा वो क्या करेगा, शुक्ल जी के स्टेटमेंट को छोटा करके घुसाएगा। तो छोटा करके क्या है, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। मतलब जनता के चित्त में जो चीज चल रही है उसका इकट्ठा प्रतिबिंब होता है। तो हम कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है, समाज में जो चीजें चल रही है उसका दर्पण होता है साहित्य, वही ये बोल रहे हैं शुक्ल जी, यही बात शुक्ल जी कह रहे हैं। तो प्रत्येक देश का साहित्य जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, ये स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा। दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी पड़ेगी, नागरी प्रचारित सभा का ग्रंथ हिंदी शब्द सागर, इनकी भूमिका में डेट वेट मत याद रखे तो भी चलेगा, ठीक है, डेट वेट नहीं याद रखेंगे तो भी चलेगा। तो 2 पॉइंट एकदम अभी तक आपके दिमाग में हो जाना चाहिए। अब ये कह रहे हैं जो जनता की चित्त वृत्तियां, मैं बहुत शॉर्ट में समझाते चलूं, एक बार बता दिया यार, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है, एक बार पहला लेक्चर चलने दो जैसे चल रहा है, ठीक है। मैं सोच रहा हूं कि समझाने पे कम फोकस करूं, आंसर लिखवाने पे फोकस करूं, फिर सोच रहा हूं कि एक बार 2 मिनट में शॉर्ट में समझा देता हूं, लेकिन 2 मिनट नहीं लगता है वो यार, 10-15 मिनट लग जाता है। ठीक है, एक बार 1-2-4 लेक्चर चलने दीजिए। आप लोग कोई वोटिंग नहीं करेगा कि हाँ सर ऐसे ही कराना, सर वैसे ही कराना, मुझे डिसाइड करने दीजिएगा। तो एक बार 2-4-5 लेक्चर, अभी चूंकि स्टार्टिंग है ना हिंदी लिटरेचर की, तो 2-4-5 लेक्चर चलने दीजिए, मैं जैसी स्पीड देखूंगा मैं उस हिसाब से चेंज कर लूंगा। तो आप लोग को इसके लिए एकदम परेशान और घबराने की जरूरत नहीं है, अभी ये शुरुआत है, इट जस्ट अ बिगनिंग, इट इज नॉट एन एंड, ठीक है, नॉट एन एंड, सही बोला, हिंदी लिटरेचर क्लास में इंग्लिश क्यों बोला, ठीक है। चलो, ये कह रहे हैं संचित प्रतिबिंब है, और जो प्रतिबिंब है वो ध्यान में रखना है, वो चेंज होता रहता है, समय के साथ बदलता रहता है। तो ये कह रहे ना, युगीन परिस्थितियां, जो जैसे वर्तमान समय में जो परिस्थितियां हैं उस आधार पर जो जनता है उसके अंदर, उसके हृदय के अंदर जो प्रतिबिंब है वो चेंज होता रहेगा, जो प्रतिबिंब है वो चेंज होता रहेगा, वो परिवर्तित होता रहेगा। और ये परिवर्तित करने के कारक कौन कौन से हैं, तो ये कह रहे हैं ये चित्तवृत्ति, जो अंदर जो इमेज है, चित्तवृत्ति है, वो परिवर्तन कैसे हो रहा है, राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, धार्मिक परिस्थिति के अनुसार। जैसे अभी के समझो, ऐसे सिंपल सी बात है, अभी क्या है, हिंदू मुस्लिम खूब हो रहा है, खूब भर भर के हो रहा है हिंदू मुस्लिम। तो अभी की जनता की चित्तवृत्तियों में क्या है, अभी की जनता की चित्तवृत्तियों में आपने मान लो किसी देवी देवता के बारे में कुछ अंटपंट बोल दिया तो आपका एकदम विरोध प्रदर्शन हो जाएगा। इसका मतलब चित्तवृत्तियों में क्या है, प्रोटेक्शन की भावना है देवी देवताओं की, समझ रहे। और ये वाली चित्तवृत्ति बनी कैसे, ये वाली चित्तवृत्ति बनी वर्तमान राजनीतिक, वर्तमान सामाजिक, वर्तमान सांप्रदायिक और धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार। धार्मिक परिस्थितियां ऐसी हो गई कि हमें लग रहा है हिंदू धर्म पे खतरा है, मुस्लिमों को लग रहा है मुस्लिम धर्म पे खतरा है, ये धार्मिक परिस्थिति ऐसी हो गई। सांप्रदायिक परिस्थिति ऐसी हो गई कि लड़ रहे हैं रोज के रोज, है ना, यूएसए में लड़ रहे हैं, इजराइल में लड़ रहे हैं, इंडिया में लड़ रहे हैं, पाकिस्तान में लड़ रहे हैं, हर जगह लड़ाई कर रहे हैं। सांप्रदायिक स्थिति ऐसी है। सामाजिक स्थिति क्या है, अशिक्षा है, तार्किकता का घोर अभाव है, ठीक है, लैंगिक असमानता खूब ज्यादा है, सामाजिक स्थिति ये है। और राजनीतिक स्थिति क्या है, लोकतंत्र है, लेकिन कैसा लोकतंत्र है ये हम देख सकते हैं, लोकतंत्र की गुणवत्ता कैसी है। इस आधार पे क्या हो रहा है, जनता के अंदर की बात भी चेंज होगी, और जनता भी, अगर आप वीर शिवाजी मूवी ला दोगे तो देखेगी, अगर आप कोई लॉजिकल मूवी ला दो, जैसे कठपुतली ला दो, कुछ ऐसा सस्पेंस मूवी ला दो, तो कोई नहीं देखने जाएगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। कश्मीर फाइल्स खूब हिट होगी, कश्मीर फाइल खूब हिट होगी, क्यों, क्योंकि वो जनता की चित्त वृत्तियों, एक तरह का साहित्य है वो कश्मीर फाइल्स, और जनता की चित्त वृत्तियां राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार बदल चुकी हैं, इस वजह से साहित्य ऐसा है। ये बात इन्होंने, शुक्ल जी ने बात कही, ठीक है, शुक्ल जी ने कही। और कह रहे हैं जनता की चित्त वृत्तियां बदल रही हैं, तो साहित्य इतिहास लेखन का मतलब बता रहे हैं। अब कह रहे हैं साहित्य इतिहास लेखन क्या है, तो कह रहे हैं इसी चित्रवृत्ति को प्रारंभ से, भारतीय सभ्यता या हिंदी के प्रारंभ से, यानी आदि से लेकर अंत तक, वर्तमान तक, इसी चित्रवृत्ति का क्या करना है, इसी चित्रवृत्ति का साहित्य के साथ सामंजस्य बैठाना क्या है, साहित्य इतिहास लेखन है। तो जो हमारे चित्त में चल रहा है वही किस प्रकार साहित्य में प्रकट हो रहा है, इस बात को ही कोरिलेट करना, इस बात को ही सामंजस्य बताना, ये कह रहे हैं साहित्य इतिहास है। तो इनकी दृष्टि क्या है, इनकी दृष्टि प्रत्यक्षवादी दृष्टि है, जो दिख रहा है वही बात ये कह रहे हैं, प्रत्यक्षवादी दृष्टि। और ये किससे प्रभावित हुए हैं,
ये पश्चिम में तेन से प्रभावित है। तेन एक महोदय हैं, वो भी क्या है, वो भी तेन भी क्या है, एक दार्शनिक है। और ये भी क्या है, इससे प्रभावित है, प्रत्यक्षवाद से। जो सामने दिख रहा है वही होगा, कोई इमोशन नहीं, जो सामने दिख रहा है वही होगा, कोई परंपरा का बात तो नहीं है, जो सामने दिख रहा है वही होगा। ठीक है, तो ये बात समझिएगा। तो इनका इतिहास बोध क्या था, प्रत्यक्षवादी था या पॉजिटिविस्टिक था। ठीक है, यानी किसी भी कारण की यानी कार्य की व्याख्या, कोई भी जो काम हो रहा है उसकी व्याख्या वस्तुनिष्ठता के आधार पर, कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी फुल है। जो देखेंगे वही होगा, जो सामने दिखेगा वही मानेंगे, कुछ छुपी हुई बात, कुछ इमोशन वाली बात, ये सब नहीं मानेंगे, तार्किक बनेंगे। ठीक है, तार्किक बनेंगे। और इन्होंने देखो, तेन ने साहित्य के इतिहास लेखन में जो पश्चिमी चिंतक थे उनका ही यहां पर प्रयोग किया। ठीक है, उनका ही प्रयोग किया। अब दूसरी चीज ध्यान रखना है, इन्होंने दूसरा काम क्या किया, शुक्ल जी ने काल विभाजन और नामकरण की समस्याओं का समाधान कर दिया। तो विशेषता क्या थी दूसरी, शुक्ल जी की दूसरी विशेषता यह थी कि काल विभाजन और नामकरण की इन्होंने समस्या समाधान कर दिया। तो आप देखोगे इन्होंने क्या किया, संवत 1050 से 1375, संवत 1375 से 1700, 1700 से 1900, 1900 से अद्यतन। ध्यान रखना ये संवत है, ये सन नहीं है या ईस्वी नहीं है, ये संवत है। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो काल विभाजन होगा वो ईस्वी में होगा। तो ये भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये ध्यान में रखना है, ये गलती एग्जाम में नहीं करनी है, ये भी मैं बताते चलो। उन्होंने कहा पहले वाले काल को वीरगाथा काल मानेंगे, फिर भक्ति काल आएगा, फिर रीति काल आएगा, फिर आधुनिक काल आएगा। तो उन्होंने कहा वीरगाथा काल का मतलब 1050 से 1375 ईस्वी पर जो साहित्य लिखा गया उसको हम काल बोलेंगे वीरगाथा काल। इन्होंने ये कैसे किया, ये विभाजन कैसे किया, ये भी विभाजन अपनी प्रत्यक्षवादी दृष्टि के आधार पर किया। ठीक है, ये विभाजन भी इन्होंने अपनी प्रत्यक्षवादी दृष्टि के आधार पर, इन्होंने कहा देखो प्रवृत्तियां, किसी काल में जो साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं उसके आधार पर उसका नाम पड़ेगा। तो उन्होंने कहा जो हिंदी का आदि काल है, यानी जो सबसे पहला काल है 1050 से 1375 ईस्वी तक, इस समय की साहित्यिक प्रवृत्तियों में वीरगाथा तो बहुत सारे रासो काव्यों का इन्होंने एग्जाम्पल दिया, वीरगाथा की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा दिखती है, इस वजह से इसका नाम वीरगाथा काल होना चाहिए। फिर उन्होंने बताया उसके बाद की प्रवृत्ति भक्ति से रिलेटेड दिखती है, तो उन्होंने भक्ति काल नाम दिया। फिर बोले रीति दिखती है, रीति काल नाम दिया। फिर आधुनिक काल बोले तो उसको बोला गया आधुनिक काल। तो ये जो वर्गीकरण है इनका काल विभाजन का, ये स्वीकृत है, पूरी तरह से स्वीकृत है। देखो मैं बता रहा हूं, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत डिटेल में आप पढ़ लिए होगे, मैं ये मान रहा हूं, मैं बस रिवीजन करा रहा हूं। और पहला दिन है तो थोड़ा ज्यादा करा रहा हूं रिवीजन, अभी के हिसाब से इतना भी नहीं रिवीजन कराऊंगा, ये बात ध्यान रखिएगा, मेरी ये जिम्मेदारी नहीं है। मैं बस आपको अभी भरोसा दिखा रहा हूं ताकि आप 1-2 दिन कंफर्ट हो जाए, थोड़ा आपको थोड़ा कंफर्टनेस आए कि हाँ सर कुछ सीख रहे हैं, 1-2 दिन आपको ये फीलिंग आए। फिर हम लोग जो एक बार रफ्तार पकड़ेंगे ना, अब देखो अब ध्रुव में अब एक दिन में 3-3, 4-4 क्वेश्चन डिस्कशन हो रहे हैं, 3 तो मिनिमम हो रहे हैं क्वेश्चन डिस्कशन ध्रुव में। ठीक है, इतना समय लग जाएगा यहाँ पे भी। ठीक है, ये बात समझिएगा। फिर इन्होंने क्या किया, रचनाओं के मूल्यांकन को भी किया। इन्होंने क्या किया, रचनाओं का मूल्यांकन किया। और मूल्यांकन इन्होंने क्या किया, लोक मंगलवादी व्याख्या, रस की लोक मंगलवादी व्याख्या से किया। जैसे रचनाओं का मूल्यांकन कर रहे हैं, जैसे मान लो आपको बताना है कि तुलसीदास की रचना कैसी है, उसका आप मूल्यांकन कर रहे हैं, तो आप कहोगे कि तुलसीदास ने कलयुग के बारे में ऐसा बताया, कलयुग के बारे में वो बताया, और इसमें अलंकार अच्छा है। देखो 2 तरह के लोग होंगे जो, मान लो तुलसीदास की आलोचना में जल्दी से जल्दी समझाते चलो, तुलसीदास की मूल्यांकन करना है आपको। तो एक मूल्यांकन वाले लोग होंगे जो होंगे रसवादी मूल्यांकन। तो रसवादी क्या कहेंगे, कहेंगे इसमें श्रृंगार रस ऐसा है, इसमें अलंकार ऐसा है, इसमें चमत्कार ऐसा है, बताएंगे ऐसा ऐसा है। और दूसरे लोग होंगे जो सामाजिक होंगे, ये देखेंगे समाज पर तुलसीदास का इंपैक्ट क्या है, तुलसीदास ने किन किन सामाजिक समस्याओं को उठाया, क्या उन्होंने बेरोजगारी है ना, गरीबी, इन मुद्दों की चर्चा की है अपने लेखन में, तो अगर की है तो ये सामाजिक लेखन। लेकिन शुक्ला जी ने क्या किया, इन दोनों को मिक्स कर दिया, रस की लोक मंगलवादी व्याख्या प्रस्तुत कर दी। रस जो है वो लोक मंगलकारी होना चाहिए, और तुलसीदास के काव्य को इन्होंने सर्वश्रेष्ठ बता दिया, क्योंकि तुलसीदास के काव्य में रस भी मिलता है और ऐसा रस मिलता है जो लोक मंगलकारी होता है, राम राज्य वाला रस मिलता है यहां पर। तो इन्होंने इस बात को कहा, रस की लोक मंगलवादी व्याख्या इन्होंने कर दी। तो इन्होंने ये दृष्टिकोण रखा। इन्होंने बोला कविता में जो संप्रेषण,
जो कम्युनिकेशन को बाधित करने वाले तथ्य यानी जो बैरियर्स हैं, जैसे रहस्यवाद, प्रतीकवाद, क्लिष्ट, पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग और बुद्धि प्रेरित वक्रता, इसका इन्होंने क्लियर कट विरोध किया। तो ये सब अच्छा नहीं लगता यार, ये सब एकदम अच्छा नहीं लगता है कि आप कविता में रहस्यवादी बहुत ज्यादा बन रहे हो। कबीर की कविता को इन्होंने बहुत आलोचना किया, इतनी ज्यादा रहस्यवादी है यार, ये सब आम आदमी को समझ में नहीं आएगी। कविता ऐसी लिखो आम आदमी को समझ में आए, संप्रेषण बहुत आसान हो जाए। तो इन्होंने ये बात कही और फिर उन्होंने क्या किया, वैज्ञानिक वर्गीकरण किया, वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। जैसे भक्ति काल को भी इन्होंने निर्गुण सगुण में बांटा, निर्गुण को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा, सगुण को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा, राम और कृष्ण। निर्गुण को भी संत काव्य, ठीक है, निर्गुण प्रेमाश्रयी काव्य 2 भागों में बांटा। ये देखोगे आप, मतलब सूफी बेसिकली, तो 2 भागों में इसको बांटा। फिर रीति काल को भी इन्होंने बांटा, कई भागों में रीति काल को भी बांटा। तो इन्होंने बहुत काम ऐसे किए। फिर बात आती है, इन्होंने इतनी विशेषताएं तो रखी, इतनी विशेषताएं रखी, है ना। गाना बज रहा है बगलिया में, आंख्या का जो काजल, बारात रात का मौसम है, आप भी नाचिए अगर आप तक आवाज आ रही है तो। मेरे हिसाब से माइक में आवाज कैच नहीं करेगी, ठीक है, लेकिन अपने बगल में तो एकदम सिर में बजा रहे सब डीजे पे एकदम, है ना। कल मैं सोचा था रात में लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए, रतिया भर सब बजे ना, पता नहीं कहा ले ले आवे ठोको का कोला और कौन पता नहीं कौन कौन सा गाना। अरे ऐसा ऐसा गाना बजा रहे थे, मन करता कपड़ा फोड़ ले अपना, ठीक है, लेकिन क्या किया जा सकता है, बजा रहे थे। सीमाएं, अब बात करते हैं कि इनकी सीमाएं क्या हैं। तो सीमाएं क्या है, पहली बात, ये प्रत्यक्षवादी देखते हैं, केवल प्रत्यक्षवादी। ये अप्रत्यक्षवादी में कह रहे हैं समाज में जो जो परिवर्तन हो रहा है, समाज में राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, धार्मिक परिवर्तन, जो जो हो रहा है उसके आधार पर जनता की चित्त वृत्तियां बदल रही हैं, उसी आधार पर साहित्य बदल रहा है। लेकिन जब ये ऐसा घोर प्रत्यक्षवाद करते हैं ना, तो ये व्यक्तित्व के मत को छोड़ देते हैं। जैसे ठीक है यार, समाज का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, नो डाउट, लेकिन हमारा खुद का भी तो एक व्यक्तित्व है, खुद का भी तो एक व्यक्तित्व है। फॉर एग्जाम्पल से मेरे व्यक्तित्व में हो सकता है कुछ अलग बात हो, समाज से थोड़ी सी अलग बात हो। जैसे समाज में हो सकता है 90% लोग, हो सकता है 90% लोग एकदम घनघोर हिंदू मुस्लिम करते हो, 90% लोग। जैसे 95% जो मुस्लिम है, हो सकता है कि वो एकदम हिंदुओं को देख के चिढ़ते हो, मैं ये कह रहा हूं, ऐसा हो सकता है। और 99% हिंदू ऐसे हो जो मुस्लिमों को देख के एकदम चिढ़ते हो, काटने में एकदम भिड़ गए हो। लेकिन ये जो 1% लोग हैं, हो सकता है साहित्य इसने लिखा हो, इसका भी तो कोई व्यक्तित्व है, तो इन्होंने इस आधार पर इसको छोड़ दिया। दूसरी बात, इन्होंने परंपरा के महत्व को छोड़ दिया। यार ये भी तो हो सकता है, प्रत्यक्षवाद ठीक है, जो चीज दिख रही है, जो परिवर्तन हो रहा है वो तो हो रहा है, नो डाउट कि उसमें कोई संख्या है, लेकिन आप अपनी परंपरा से भी तो सीखते हैं, ठीक है। जैसे कबीर जो है, कबीर रामानंद की परंपरा पर है, रामानंद की परंपरा। कबीर का जो अक्खड़ व्यक्तित्व है वो योग और सिद्ध और योगियों की परंपरा का है। इस बात को इन्होंने खारिज किया। इन्होंने सीधे बोला कि कबीर पर प्रभाव सूफी और इस्लाम का प्रभाव है। इन्होंने सीधे इस बात को कही प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण के आधार पर, जबकि कबीर की परंपरा हठ योग की परंपरा थी। वो रामानंद से राम का नाम लिए थे, उनके नाम निर्गुण थे, लेकिन वो रामानंद से नाम का नाम लिए थे। इन्होंने इस बात को स्वीकृत नहीं किया, इस बात को स्वीकृत नहीं किया जो आचार्य द्विवेदी जी ने अपने ऐतिहासिक दृष्टिकोण में रखा है सामने, ठीक है। तो आचार्य द्विवेदी जी ने अपने सामने रखा है। तो आप देखो जितनी घटनाएं हुई हैं, जितनी घटनाएं, हर बड़ी घटना की व्याख्या केवल युगीन परिस्थितियों के आधार पर इन्होंने कर दी, ठीक है। फिर तीसरी बात, इन्होंने क्या किया, प्रबंध काव्य, सगुण काव्य और लोक धर्म के प्रति एक आग्रहपूर्ण दृष्टिकोण बनाया। मतलब जो काव्य, जो कविता प्रबंध होगी, जैसे रामचरितमानस प्रबंध काव्य है, सगुण होगी उसमें राम का वर्णन है, और लोक धर्म की बातें होंगी, उसमें कलयुग, उसमें नीति की खूब बातें हैं, है ना। ढोल गंवार शुद्र प्रसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, उसमें बड़ी बड़ी बातें हैं, ठीक है। उसमें एकनिष्ठ प्रेम की बात है, राम का एकनिष्ठ प्रेम की बात है, ठीक है, सीता के एकनिष्ठ प्रेम की बात है। तो जो रचनाएं ऐसी होंगी जो लोक धर्म को, जो भारतीय संस्कृति को महान सिद्ध करती होंगी, उसके प्रति इन्होंने पॉजिटिव अप्रोच रखी। बोला बहुत बढ़िया, क्या बात है। तुलसीदास को एकदम, तुलसीदास एकदम, मतलब है ना, समझ रहे, गोस्वामी जी कहते हैं इनको, तुलसीदास को गोस्वामी जी कहते हैं। लेकिन जो रचनाएं मुक्तक होंगी, जैसे कबीर की रचना, कबीर रंडम बैठे और कह दिया, काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांध दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। तो इनको ये बात अच्छी नहीं लगेगी, ये छायावाद का मूल्यांकन नहीं कर सके।
ये आप देखोगे करंट में जो उस समय मुंशी प्रेमचंद ने पूरा अपना साहित्य लिख दिया था उसका मूल्यांकन नहीं किए। ठीक है, कुछ वर्गीकरण भी इनका नहीं सही है, कुछ वर्गीकरण भी इनका नहीं सही है। इसके अलावा जो नामकरण की बात है, वीर गाथा काल, ठीक है, तो जो नामकरण है, जो 5वां पॉइंट हो जाएगा हमारा, वीर गाथा काल का नामकरण भी नहीं सही है ना। बहुत शोर हो रहा है। आप लोग को आवाज आ रही है क्लियर? क्या बात है, नाचा। बारात वालों का क्या किया जाए? 1 मिनट हम लोग वेट कर लेते हैं, अभी मुझे लगता है 1 मिनट में यहां से चले जाएंगे। मेरे सैया सुपरस्टार बज रहा है, अगर आप लोग नहीं सुनाई दे रहा है। हो सकता माइक में इतनी आवाज नहीं खींच रहा हो, लेकिन मेरे दिमाग का सुपरस्टार हो रहा है। तो हम 2 मिनट रुक जाते हैं, नहीं तो फिर मैं हड़बड़ी में आगे बढ़ जाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 2 मिनट और रुक जाइए। जल्दी हटा ले भाई। वो तो बूफर बजा रहे हैं और बुफरवा कपारे पे लग रहा है। अच्छा, हम लोग तब तक काम की डिस्कशन करते हैं, है ना। पढ़ाई नहीं करते, कुछ काम का डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो काम का डिस्कशन ये है कि देखिए, इसी आधार पर ना जो मैं बातें बोल रहा हूं, जो पॉइंट्स बोल रहा हूं, वो पॉइंट्स आपको दिमाग में फोकस रखने हैं और गिनती याद करनी है। जैसे अगर मान लो क्वेश्चन आता है साहित्य इतिहास की सीमाएं, तो पॉइंट्स गिनती याद रखना होगा। जैसे केवल युगीन परिस्थितियों के आधार पर व्याख्या, आग्रहपूर्ण दृष्टिकोण, प्रबंध काव्य, सगुण काव्य, लोक धर्म के प्रति आग्रहपूर्ण दृष्टिकोण, भक्ति रीति काल का वर्गीकरण उचित नहीं, वीर गाथा काल का नामकरण उचित नहीं, रीति काल का शुरुआत का प्रसंग विवादास्पद, समकालीन साहित्य का मूल्यांकन नहीं। तो ये शॉर्ट पॉइंट आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे और इसके बाद चाहो तो 1-2 पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा नोट बना सकते हो। तो नोट्स में आपके केवल यही पॉइंट्स होंगे जो मैंने बोला, केवल यही पॉइंट्स होंगे, प्लस कुछ एग्जांपल्स चाहो तो नोट कर सकते हो। जैसे देखो, ये पूरा लाइन नोट्स में नहीं होगा, समझना। जैसे ये पूरा लाइन नहीं होगा कि प्रत्यक्षवाद के प्रभाव में शुक्ल जी ने हर बड़ी घटना का, सीधे लिखिए प्रत्यक्षवाद से प्रभावित, अत्यधिक प्रभावित। फिर एग्जांपल लिख लीजिए, उदाहरण, भक्ति काल का उद्भव इस्लाम की प्रतिक्रिया में, पहला उदाहरण। दूसरा क्या जाएगा, सूफियों का प्रेम काव्य फारसी परंपरा की मसनवी शैली से प्रभावित। 2 पॉइंट, ये पॉइंट्स में याद करिए, समझिए। पैराग्राफ के बजाय इजी है पॉइंट्स में याद करना। जब एग्जाम में लिखना होगा तो पैराग्राफ में लिख दीजिएगा क्या जा रहा है, उसको बस बीच का शब्द तो फ्रेम कर लेंगे ना। जैसे प्रत्यक्षवाद का घोर प्रभाव, और 2 पॉइंट आपने लिखा, जैसे आपने ये लिखा, एक हेडिंग यहां पे लिखा घोर प्रभाव, एकदम फोकस होकर प्रत्यक्षवाद पे प्रभाव कर रहे हैं। ठीक है, और फिर यहां पे आपने पहला पॉइंट लिखा, एग्जाम्पल, भक्ति काल के उद्भव को इस्लाम की प्रतिक्रिया, प्रेम काम को, सूफियों के प्रेम काम को फारसी परंपरा की मसनवी शैली का प्रभाव, ये लिखा। अब इसको एग्जाम में कैसे लिखोगे? लिखोगे प्रत्यक्षवाद के घोर प्रभाव में शुक्ल जी ने भक्ति काल के उद्भव को इस्लाम की प्रतिक्रिया माना, वहीं सूफियों के प्रेम काव्य को फारसी परंपरा की मसनवी शैली के प्रभाव के रूप में व्याख्यायित किया। बोलो, ये पॉइंट लिखोगे ना, कि इतना आप समझना। एग्जाम में प्रश्न आएगा 150 शब्द, एग्जाम में प्रश्न आएगा 200 शब्द, मैक्सिमम 250 शब्द। जैसे 20 नंबर वाले प्रश्न, थोड़ा सा मैं ये तब तक चर्चा कर लेता हूं जब तक ये बगल में मेरे सिर पे ढोल बजा रहे हैं। ठीक है, उम्मीद होगा कि आप लोग को तो सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, लगातार रोक दिलवाने का सब घर के बाहर जाके गरिया क्या हूं मैं, जान तो पता नहीं किस कॉलोनी में शादी है, सब कहेंगे कि खुद की शादी तो हो नहीं रही है, दूसरों की शादी होने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, जाने दो, छोड़ो, मेरी बात समझो। मैं कहना ये चाह रहा हूं, 150 शब्द, 200 शब्द और 250 शब्द ये आएंगे लिखने। 15 नंबर, 20 नंबर, 10 नंबर, यही यूपीएससी में क्वेश्चन आएंगे। यूपीपीसीएस में क्या आएंगे? यही आ जाएंगे आपके 15 नंबर। ठीक है, 15 नंबर, 10 नंबर, यूपीपीसीएस में ये वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, बस और कुछ नहीं होगा। केवल क्वेश्चन का नंबर चेंज हो जाएगा, बस। लिखना लगभग सेम है सब में, जितना पढ़ना है आपको। देखो, लिखने के लिए आपको
पहले पन्ने देख लेने चाहिए मेरे हिसाब से। पन्ने जितने पन्ने आएंगे उतने भरने, बस सिंपल सी बात है। पन्ने भर देना आखिरी तक, थोड़ा फॉन्ट बड़ा करके, थोड़ा एग्जांपल्स लिख के पन्ने भर देना, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। शब्द सीमा पर बहुत ज्यादा फोकस आपको करना ही नहीं है, ठीक है। तो पन्ने भरने पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। तो अब जैसे आप समझो पन्ने भी ना, अब जैसे मान लो शुक्ल जी के साहित्य इतिहास की सीमाएं आई, तो आपने ये पॉइंट, अब ये लाइन से ना आप मान लो अब ये आएगा साहित्य इतिहास की सीमाएं, तो मान लो 150 शब्द में आ गया। अब 150 शब्द में आएगा तो आप एक बार इसको गिनो पहले, अगर आप इस आधार पर लिख रहे हो और याद कर रहे हो। अब थोड़ा सा मैं एक बार आपको अप्रोच दिखाता हूं कि कैसे हम लोग काम करते हैं। तो मान लो आप ये लिख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 शब्द, 20 शब्द मान लो ऑन एन एवरेज एक लाइन में। तो यहीं पर खत्म हो गया 150 शब्द, 8 लाइन 160 शब्द खत्म। अब ये देख रहे हो ये कितना हो जाएगा, ये 1000 शब्द हो जाएगा भाई। 1000 शब्द तो लिखेंगे नहीं, तो इसमें से क्या करेंगे आप, याद करेंगे। देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूं याद करते समय ही शॉर्ट कर दीजिए। तो इसका नोट्स वैसे ही बनाइए एकदम शॉर्ट, तो मैंने नोट्स बना के भी दिखाया था। अगर देखो इतना ही शोर चलता रहेगा तो भी हम क्लास करेंगे, क्लास नहीं छोड़ेंगे। तो शुरुआत एक बार खराब हो जाती है, गड़बड़ा जाता है। देखो नोट्स ऐसे बनाना इस पूरे चीज का, आचार्य शुक्ल इंट्रोडक्शन। देखो अभी फिक्स है आचार्य शुक्ल पे कैसा भी क्वेश्चन आएगा मैं यही लिखूंगा। अगर इतिहास से प्रश्न आता है, आलोचना प्रश्न आता है आचार्य शुक्ल की, तो अलग तरीके से लिखूंगा। उन्होंने आलोचना किन किन ग्रंथों में की थी, जैसे अब मैं लिंक करके आपको बता रहा हूं। अब जैसे मान लो प्रश्न आ जाता है आचार्य शुक्ल का हिंदी आलोचना में योगदान, तो एक प्रश्न आ गया इतिहास लेखन में योगदान, अगला प्रश्न आ गया हिंदी आलोचना में योगदान। तो अब मैं बताऊंगा वो आलोचना किस किस ग्रंथ में उन्होंने की थी। तो रस सिद्धांत में की थी, कि रस मीमांसा में की थी, कि कविता क्या है में की थी, और हिंदी साहित्य के इतिहास में की थी। तो मैं वो लिखूंगा इंट्रोडक्शन में कि कहां पर उनका दिखता है, कहां पे उनका आलोचनात्मक व्यक्तित्व दिखता है। तो इस बात को समझिएगा। तो इंट्रोडक्शन हमेशा यह बात रहेगी कि लेखन कहां किया। अगर शुक्ल जी के इतिहास लेखन की विशेषता बतानी है तो इंट्रोडक्शन इस बात पे फोकस रहेगा उन्होंने इतिहास लेखन किधर किया। अभी लोग फिर से ठंडो कोको कोलो पिला रहे हैं, पिला लो भाई। इतिहास दृष्टि सीधे देखो वही लाइन में लिखा है, प्रत्येक देश का साहित्य वहां के जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। देखो केवल इतना, ये याद हो जाएगा, ठीक है। डिपेंड अगर मान लो प्रश्न की डिमांड है तो ये लिखूंगा, नहीं तो ये नहीं लिखूंगा, सीधी बात है। बस आगे ये लिख दूंगा कि चित्तवृत्ति क्या होती है, सामाजिक राजनीतिक धार्मिक कारणों से परिवर्तित होती है, और इतिहास लेखन का मतलब चित्तवृत्ति में परिवर्तन का आकलन करना है। तो अपने मन से कॉन्सेप्ट समझ लिया, बाकी चीजें अपने मन से भी लिख दूंगा, ठीक है। हर चीज भाई, हर चीज एकदम रट के नहीं जाऊंगा, ये बात समझिएगा। एग्जाम में आप हर चीज एकदम रट के नहीं जा सकते, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। सीधे इतिहास बोध, काल विभाजन, देखो विशेषताएं अब देख रहे हैं, सीमाएं टू द पॉइंट। देखो गंभीर प्रत्यक्षवाद, यही ना था गंभीर प्रत्यक्षवाद, इस्लाम की प्रतिक्रिया माना, एकेश्वरवादी इस्लाम, प्रेम का आपको मस्तवी शैली माना। देखो चलेगा सब उधर चलेगा। अब मुझे लग रहा है 2 मिनट में गायब हो जाएंगे। जिगर का छल्ला, क्या बात है, वाह। कभी आपने क्लास में गाना सुना है? एंजॉय। ठीक है, फिर देखो भक्ति का लीति कर, देख रहे हो। अब ये चीज ना आप 150 शब्द में देखो, 2 पेज में भी नोट्स नहीं है, 1.5 पेज में नोट्स हैं। प्रश्न के अनुसार मान लो अगर सीमाएं पूछता केवल तो मैं इतना लिख देता, देखो 150 शब्द में इतना लिख पाता कि नहीं लिख पाता। इन चीजों में भाई सारा याद भी नहीं आएगा ना एग्जाम में, 1-2 पॉइंट हो सकता है भूल जाए, तो मेरे आराम से 150 शब्द सही तरीके से तब भी ज्यादातर पॉइंट्स हो जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, याद करते समय में ना ये सोचूंगा, देखो समझना, याद करते समय में ये सोचूंगा। अब देखो मैं आपको एक बार याद करके तरीका बता रहा हूं। जैसे मैं ये सोचूंगा कि 7 पॉइंट है सीमाओं में। अब देखो मैं देखो आपको एक समझ में हटा दिया मैंने सामने से। जब मैं याद भी करूंगा ना, जो जैसे आप लोगों को लर्निंग की भी जो प्रॉब्लम आती है, तो हम लोग इसका भी आपदा में अवसर खोज लेते हैं कि ससुरे कपार पे ढोल पीट रहे हैं, ऐसे ढोल में भी हम कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए मेरे जैसा आपको एग्जाम्पल कहां मिलेगा, अपनी पढ़ाई स्वयं कोई नहीं करता है तो हम खुद कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई इतिहास, अब देखो इतिहास लेखन की सीमाएं हैं। अब मेरे दिमाग में कि 7 पॉइंट है इतिहास लेखन की सीमा में। अब मैं क्या करूंगा, काउंट करूंगा खुद से बैठ के,
7 पॉइंट कौन कौन से? तो मैं पहला सोचूंगा घोर प्रत्यक्षवाद, ठीक है, पहला मैं सोचूंगा घोर प्रत्यक्षवाद। दूसरा सोचूंगा परंपरा के महत्व को खारिज करना। तीसरा सोचूंगा, तो समझना, प्रबंध काव्य के प्रति आग्रहपूर्ण दृष्टिकोण, तीसरा पॉइंट सोचूंगा। चौथा पॉइंट सोचूंगा, तीसरा ही हो गया। अब मैं 7 पॉइंट, मैं कोशिश करूंगा कि 7 पॉइंट हो जाए, ठीक है। कबीर आदि का मूल्यांकन उचित नहीं। अब हो सकता है ना कि वो जो 7 पॉइंट है मेरे 7 पॉइंट अलग हो जाए, लेकिन मैं भी 7 पॉइंट लिख के दिखा दूंगा, समझेगा, मैं भी 7 पॉइंट क्या करूंगा, लिख के दिखा दूंगा। भले से हो सकता है कि उनके 7 पॉइंट और मेरे 7 पॉइंट में कुछ अंतर हो जाए। तो चौथा पॉइंट हो गया कबीर आदि का उचित मूल्यांकन नहीं। पांचवा पॉइंट बता दूंगा कि ये जो अपना है समकालीन साहित्य पर विशेष ध्यान नहीं, ठीक है, ठीक है, समकालीन साहित्य पर विशेष ध्यान नहीं। 5 पॉइंट हो गया। 2 पॉइंट फिर क्या करूंगा, अब मान लो 2 पॉइंट नहीं याद है क्योंकि इतना शोर हो रहा है और मान लो मुझे नहीं याद है, तब मैं क्या करूंगा, अब जल्दी से नोट्स एक बार और देखूंगा, वापस तुरंत ऐसे नोट्स ओपन करूंगा, तुरंत 2 पॉइंट और देखूंगा और फिर तुरंत सोचने बैठ जाऊंगा कि कौन से हो रहा है। नामकरण वाले 2 पॉइंट भूल रहे थे, वीरगाथा काल का नामकरण और रीतिकालीन की शुरुआत का प्रसंग, ये 2 पॉइंट भूल रहे थे, 7 हो गए कंप्लीट। अब ये देखूंगा ना, अब बार बार 4 बार अब इसको याद करूंगा, रीतिकाल के शुरुआत का प्रसंग, रीतिकाल के शुरुआत का प्रसंग, रीतिकाल के शुरुआत का प्रसंग और वीरगाथा काल का नामकरण, वीरगाथा काल का नामकरण, वीरगाथा काल का नामकरण। अब मेरे याद भी मुझे बहुत सही तरीके से हो जाएगा। तो हमारा अप्रोच होगा चीजों को यही पढ़ने का, यही हमारा हिंदी साहित्य पढ़ने का यही अप्रोच होगा, ठीक है। तो अब हम लोग आंख बंद करके अब ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ही स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रश्न, आज का पहला प्रश्न अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमने शुक्ल जी का पढ़ लिया, शुक्ल जी की सीमाएं भी देख ली और अब हम क्या करेंगे, प्रश्न को देखेंगे। अब कह रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषताएं। एज अ स्टूडेंट, जब आप मेरे साथ पहले दिन बैठ रहे हो, ठीक है, और अभी तक मैं मान के चल रहा हूं 1-2 इक्का दुक्का वीर ही होंगे जिन्होंने आंसर राइटिंग की होगी, नहीं की है तो सीखिए कैसे करना है, बिल्कुल ध्रुव बैच की तरह। सबसे पहले आप लिखोगे इंट्रो, फिर लिखोगे मेन बॉडी, फिर लिखोगे कंक्लूजन और यहीं पर तुरंत सोचोगे कि मेन बॉडी में कितने पॉइंट्स होने चाहिए। देखो, प्रैक्टिस का एक तरीका होता है कि आप पूरा आंसर लिखिए बैठ के 15 मिनट में, नो डाउट कि ये भी महत्वपूर्ण चीज होती है। अब ये लगभग बैंड बाजा काफी दूर चला गया है, ठीक है, मतलब थोड़ा मुझे परेशानी अब कम हो रही है, अभी तक मेरा सिर घूम रहा था, नहीं सोचो उतने मैंने कुछ कुछ बताया है आपसे। तो ये होता है, शोर शराबे में भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, अगर आप फोकस्ड हैं, पूरी तरह से समर्पित हैं, तो आप शोर शराबे में पढ़ सकते हैं। इन वाकई में बहुत कर रहे हैं शोर शराबा, ठीक। तो आपने क्या किया, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। अब एक तरीका ये है ना, आपको जल्दी जाते प्रश्न सॉल्व करने, आप इंट्रोडक्शन तुरंत सोचो। तो इंट्रोडक्शन क्या सोचेंगे, पूछा है विशेषताएं, साहित्य इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषताएं। तो इंट्रोडक्शन फिक्स है, साहित्य इतिहास लेखन उन्होंने किया कहां, साहित्य इतिहास लेखन कहां किया, ठीक है, कहां किया, ठीक है। फिर मेन बॉडी, मेन बॉडी में विशेषताएं, विशेषताएं। अब विशेषताओं में क्या करना है, तुरंत टू द पॉइंट, टू द पॉइंट यहीं पे नोट करना है विशेषताओं में कि कौन कौन सी विशेषताएं थी। प्रत्यक्षवाद, प्रत्यक्षवाद दृष्टि थी ना, प्रत्यक्षवादी दृष्टि, यहीं पर लिखोगे ना, जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, तो तुरंत यहीं पे प्रत्यक्षवादी, प्रत्यक्षवादी लिख लिया और मन में रिवाइज कर लिया अंदर का पॉइंट कि जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, ठीक है। तुरंत 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 ये काम करना है। फिर दूसरा, काल विभाजन एवं नामकरण की समस्या का समाधान, काल विभाजन एवं नामकरण की समस्या का समाधान, ये तुरंत हो गया। तीसरा, साहित्यकारों का मूल्यांकन, रस की लोक मंगलवादी दृष्टि से, मंगलवादी दृष्टि से, तुरंत तुरंत यहीं पे तत्काल आपको पॉइंट सोचना है, तत्काल के तत्काल पॉइंट को सोचना है यहीं पर, ठीक है। ये जब सोच लोगे, जो भी 4-5 पॉइंट 6 पॉइंट जो भी आता है यहां पे सोच लिया, फिर तुरंत बताओगे कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में क्या, सीमाएं और समाधान, एक पैराग्राफ में सीमाएं और समाधान, है ना, ये समझिए। अच्छा, एक बात और है, कई लोग आप में से पूछते हो सर ऐसे प्रश्नों को जो एग्जाम में प्रश्न है, क्या हम पॉइंट फॉर्मेट में लिखें, क्या हम पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखें? तो मैं आपसे कहूंगा आप जैसे चाहो वैसे लिखो। ये चीज समझिएगा, ये आपके यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है। हाँ, हिंदी साहित्य का एग्जाम है, नो डाउट, और हिंदी साहित्य में जीएस की तरह आप शब्दों को ऊट पटांग नहीं लिख सकते, बहुत शॉर्ट नहीं कर सकते, समझिएगा। लेकिन यहां भी आप प्रेजेंटेशन अच्छा से अच्छा कर सकते हैं, और एग्जामिनर को एक बात ये पता है, तो समझिएगा, मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूं कि एकदम जीएस की तरह लिख सकते हैं,
पॉइंट ऐसे फ्लो डायग्राम फ्लो चार्ट बना के, नहीं, मैं इस बात को मना करूंगा। ये चीजें संप्रेषण में बाधक होती हैं, और जो शुक्ल जी वाले व्यक्तित्व वाले जो हमारे अध्यापक अगर निकल गए तो संप्रेषण में बाधक तत्वों को सीधे सीधे काट देंगे। तो अंट पंट फ्लो डायग्राम बना के नहीं आना है, नो डाउट, इधर उधर उटपटांग काम नहीं करना है। लेकिन एक काम आप जरूर कर सकते हैं कि पॉइंट वाइज ये दिखा सकते हैं कि देखो मुझे 7 विशेषताएं याद हैं, देखो मुझे 6 विशेषताएं याद हैं। आप इस काम को भली भांति कर सकते हैं, कोई इसमें समस्या नहीं होगी। तो आप ये समझिएगा। अब यहां पर इंट्रोडक्शन क्या होगा, तो इन्होंने कहां लिखा, और ये लिख दीजिएगा सीधे सीधे, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में शुक्ल जी केंद्र बिंदु हैं, या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की सुदीर्घ परंपरा में शुक्ल जी केंद्र बिंदु हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी नागरी प्रचारणी सभा के ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका में की। बस यही इंट्रोडक्शन होगा, शॉर्ट इंट्रोडक्शन, 15 से 20 शब्दों का शॉर्ट इंट्रोडक्शन। इनके इतिहास लेखन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जैसे सजिएगा, जीएस में लिखते तो हम लोग क्या लिखते, सीधे हेडिंग डालते विशेषताएं और लिखते 1 2 3 4। यहां पे लिख दीजिए इनके इतिहास लेखन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब पहला पॉइंट, प्रत्यक्षवाद का प्रभाव। यहां पे आराम से सब हेडिंग डाल सकते हो, प्रत्यक्षवाद का प्रभाव। यहां पर सीधे लिखे, जिस प्रकार पश्चिम में तेन ने साहित्य इतिहास लेखन में प्रत्यक्षवादी दृष्टि का प्रयोग किया, उसी प्रकार शुक्ल जी भी करते हैं, उस प्रकार हिंदी साहित्य में शुक्ल जी भी करते हैं और लिखते हैं कि, और लिखते हैं कि, तो ये जो बोल रहा हूं वही है पहला मॉडल आंसर, जो बोल रहा हूं वही लिखना है आपको। और लिखते हैं कि प्रत्येक साहित्य, ठीक है, कहां गया वो स्टेटमेंट हुआ उनका, इतना शोर हुआ कि मेरे दिमाग से स्टेटमेंट में निकल गया। ये प्रत्येक देश का साहित्य वहां के जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। ये हो गया, तो समझ रहे हैं। तो आप ये सीधे बेच लिखिए, प्रत्यक्षवाद का प्रभाव, सीधे प्रत्यक्षवाद का प्रभाव यहां पे लिखना ना, पश्चिम में तेन के समान प्रत्यक्षवाद का प्रभाव। और शुक्ल जी लिखते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, और इन प्रतिबिंबों में परिवर्तनों का ही क्रमानुसार अध्ययन, ठीक है, क्रमानुसार अध्ययन क्या होता है, साहित्य के इतिहास का लेखन होता है। तो सीधे आपने बता दिया प्रत्यक्षवाद का प्रभाव, जो कि शुक्ल जी के इतिहास लेखन की दृष्टि भी है, ठीक है, जो कि शुक्ल जी के इतिहास लेखन की दृष्टि भी है। तो आपने ये पॉइंट बताया, ठीक है। इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, ठीक है ना, तो विशेषता, अब ये यहां पे आप क्या करिएगा, ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन एकदम नहीं होगा, है ना। अब समझिए, अब यहां पर हम लोग इसकी बात आते हैं, सीधे इस क्वेश्चन को पहले टारगेट करके खत्म करते हैं, ठीक है, तब अगला बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, है ना। और 1-2 दिन स्लो पेस में ही आगे बढ़ेंगे, एकदम कूल डाउन होके आगे बढ़ेंगे, ताकि जैसे जैसे आगे बढ़े तो हमें पहले मुझे 1-2 दिन ये भी बताने दीजिए, ठीक है, कि आप मतलब आप एक बार बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और क्या करने की आवश्यकता है। तो 1-2 दिन देखते हैं, आपका भी एक बार रिव्यू पता चल जाएगा, उस हिसाब से स्पीड पकड़ लेंगे, ठीक है, चिंता मत करिएगा। ध्रुव में भी ऐसे ही चल रहा था, ध्रुव में स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर में एक क्वेश्चन ही हुए थे, फिर जो एक बार स्पीड पकड़े तो अब 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन अब डेली हो रहे हैं। ज्योग्राफी के बाद मुझे लगता है वो 5-5 क्वेश्चन डेली होने शुरू हो जाएंगे। तो साहित्य इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषताएं, ये प्रश्न है। ये इंट्रोडक्शन एकदम नहीं होगा, जो मैंने आपको बताया सीधे सीधे वहां से बताइए, ठीक है, एकदम नहीं। साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा थोड़ा ना पूछा है, तो ये इंट्रोडक्शन तो परंपरा में पूछेगा तब लिखेंगे हम कि ऐसा ऐसा है, शुक्ल जी केंद्र बिंदु है जिसपे ये वो 50 चीज, ठीक है, सीधी बात है। तो पहला बताएंगे हेडिंग, सब हेडिंग देंगे, तो विशेषताएं, निम्नलिखित विशेषताएं, सब हेडिंग देंगे, स्पष्ट और विकसित लेखन, ये दे सकते हैं, या फिर वही जो मैंने सब हेडिंग दी थी, इतिहास दृष्टि, ये दे दीजिए, ठीक है, ये सब हेडिंग ज्यादा अच्छे से दे दीजिए, इतिहास दृष्टि। और लिखिए स्पष्ट और परिपक्व इस तरह दृष्टि है क्योंकि वो मानते हैं प्रत्येक देश का साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, और इसको डबल कॉमा में कर दीजिए, संचित प्रतिबिंब है, जो कि सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांप्रदायिक कारकों से परिवर्तित होता है। तो आप क्या करना है, आपको इतिहास दृष्टि भी बता देनी है। दूसरी बात, इतिहास बोध, दूसरा हेडिंग डालेंगे इतिहास बोध, ठीक है, इतिहास बोध लिखेंगे,
फिर क्या लिखेंगे इतिहास बोध में, पश्चिमी साहित्यकार तेन के समान, साहित्यकार तेन, अब तेन को क्या करना है अंडरलाइन कर देना है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में अंडरलाइन, तेन के समान शुक्ल जी का इतिहास, तेन के समान ही शुक्ल जी क्या करते हैं, किसी कार्य की व्याख्या निश्चित और वस्तुनिष्ठ कारणों के आधार पर करते हैं। ठीक है, निश्चित और वस्तुनिष्ठ कारणों के आधार पर करते हैं, जो कि इनका प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण है। ठीक है, जो कि इनका प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर शुक्ल जी भक्ति आंदोलन का उद्भव का कारण इस्लामिक आक्रमण में खोजते हैं। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पर शुक्ल जी भक्ति आंदोलन का उद्भव का कारण इस्लामी आक्रमण में खोजते हैं। ठीक है, इस्लामी आक्रमण में खोजते हैं, ये बात समझिए, ये काम आप कर सकते हैं। फिर तीसरा आप क्या करेंगे, तीसरा पॉइंट इनकी विशेषता क्या बताएंगे, तीसरी विशेषता काल विभाजन एवं नामकरण की समस्या का समाधान। ठीक है, तो काल विभाजन और नामकरण की समस्या का समाधान, तो अपने इसी इतिहास बोध और दृष्टिकोण के माध्यम से शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया। वीरगाथा काल, संख्या नहीं, ये संवत है, संवत। ठीक है, संवत 1050 से 1375, 1375 1700, 1700 से 1900, 1900 से अपडेटेड, ये टेबल बना देनी है। नाम लिख देना है, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, ये नाम लिख देना है। अब देखिए आप 150 शब्दों में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर लिखिए, न केवल कालों का वर्गीकरण बल्कि कालों का पुनः वैज्ञानिक विभाजन इन्होंने किया। तो फिर लिखिए, इन विभाजनों के साथ साथ उन्होंने ये एकदम ऐसे के ऐसे लिख सकते हैं, विविध कालों का भी वैज्ञानिक विभाजन किया। उदाहरण के तौर पर, ये चाहिए तो टेबल बनाइए, चाहे तो टेबल मत बनाइए, आप सीधे लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, क्योंकि हिंदी साहित्य का आंसर लिख रहे हो तो आप इस तरह से लिख सकते हो। उदाहरण के तौर पर भक्ति काल को उन्होंने सगुण और निर्गुण में बांटा, वहीं पुनः सगुण को कृष्ण भक्ति और राम भक्ति नामक 2 काव्य धाराओं तथा निर्गुण को प्रेमाश्रयी एवं संत काव्यधारा नामक 2 काव्य धाराओं में पुनर्विभाजित किया। वहीं इन्होंने रीति काल को आगे बढ़ते हुए इन्होंने रीति काल को रीति काव्य और रीति स्वच्छंद काव्य में वर्गीकृत किया। ये आपका हो जाएगा कौन सा पॉइंट, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पॉइंट। ये चौथा पॉइंट आपका हो जाएगा, और नंबरिंग आराम से कर देना, चौथा पॉइंट। ठीक है, पांचवा पॉइंट, इतिहास लेखन में शुक्ल जी ने कविता में संप्रेषण बाधक तत्वों की आलोचना की। ठीक है, आलोचना की तथा प्रतीक, अलंकार, रहस्यवाद, क्लिष्टता ये क्लिष्टता है, क्लिष्टता के साथ साथ बुद्धि प्रेरित वक्रता का विरोध किया, वहीं भाव प्रेरित वक्रता का समर्थन किया, बुद्धि प्रेरित वक्रता का विरोध किया, वहीं भाव प्रेरित वक्रता का समर्थन किया। तो आपने ये बात बता दिया कि बाधक तत्वों की भी इन्होंने पहचान कर ली, तो आपने 5वां पॉइंट बता दिया। ठीक है, अब मोर और लेस पॉइंट्स तो हमारे सेम रहेंगे, ठीक है भाई, है ना। तो इंट्रोडक्शन यहां पर हमारा मेन जो है, अभी देखेंगे, अभी कई क्वेश्चन ऐसा आएगा ना कि पूरा का पूरा आंसर हम लोग चेंज करेंगे, तो करेंगे यार जहां पे जरूरत पड़ेगी, है ना। जैसे अभी मुझे लग रहा है नेक्स्ट ही क्वेश्चन ऐसा है, इसमें पूरा ही चेंज करना पड़ेगा, तो इन्होंने ये भी किया। फिर इतिहास लेखन में अगला पॉइंट लिखिए, इतिहास लेखन में शुक्ल जी ने रचनाकारों का मूल्यांकन भी किया, और रचनाकारों का मूल्यांकन के दौरान, या फिर सीधे इतिहास लेखन में शुक्ल जी ने रचनाकारों के मूल्यांकन को अत्यधिक महत्व प्रदान किया, तथा रचनाकारों का मूल्यांकन पारंपरिक रसवादी और आधुनिक समाजवादी दृष्टि से न करते हुए रस की लोक मंगलवादी व्याख्या प्रस्तुत की। और इस आधार पर शुक्ल जी ने तुलसीदास को हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ कवि माना। ठीक है, तुलसीदास को हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ कवि माना। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा, 6वां पॉइंट ये हो जाएगा, जो मैं बोल रहा हूं एकदम वही स्टेटमेंट याद रखना, नहीं याद है तो सुन के फिर से लिख लेना। ठीक है, सुन के फिर से लेना, क्योंकि देखो एक बार स्टेटमेंट बोलूंगा, जो फ्लो दिमाग में चल रहा है, फिर हो सकता है अगली बार बोलने पे कुछ चेंज हो जाए, तो पहली बार जो बोल रहा हूं वापिस बैक करके फिर से सुन के फिर से उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये बात कर लीजिएगा। तो हमने इन दोनों पॉइंट को एक में कर लिया और एकदम लॉजिकल है।
अब हम ये नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे हालांकि शुक्ल जी के, हाँ फिर ये लिखेंगे, अब हम लिखेंगे उपरोक्त विशेषताओं के बावजूद अत्यंत घोर प्रत्यक्षवाद एवं परंपरा के महत्व को अस्वीकार करना आदि कुछ इतिहास लेखन की सीमाएं रही हैं, जिन्हें आगे चलकर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं राम स्वरूप चतुर्वेदी ने अपने इतिहास लेखन में क्या किया है, अपने इतिहास लेखन में समाधान कर दिया है। सीधी बात है, ठीक है, ये आप कर देंगे। ये सीमाएं बताए और समाधान भी किस तरह से हो गया ये भी बताए। अच्छा, अब अभी क्वेश्चन और समझो। मान लो अगर प्रश्न आता है सीमाएं बताओ, ठीक है, तो अब यहां पर ये प्रश्न आपका एक प्रश्न हो गया अभी, ठीक है, एक प्रश्न हो गया। मैं जो दूसरा प्रश्न बोला हूं उसको मैं प्रश्नों में काउंट नहीं करूंगा, बस मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं। अभी थोड़ा सा हम लोग डेवलप कर रहे हैं, हिंदी लिटरेचर में हम लोग थोड़ा सा आंसर राइटिंग के बाद डेवलप कर रहे हैं, ये बात समझिएगा। अभी हम लोग का डेवलपमेंट फेज है, टेस्टिंग फेज आएगा, फिर प्रोडक्शन फेज आएगा। तो अभी डेवलपमेंट फेज में जो आप दूसरा स्टेप समझिएगा, मान लो अगर प्रश्न आ रहा है सीमाएं बताओ, रामचंद्र शुक्ल के साहित्य इतिहास लेखन की सीमाएं बताइए, सीमाएं, ये प्रश्न आता है, ये सीमाएं आता है। तो इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे, ठीक है, जो बताया कि इन्होंने कहां पे इतिहास लेखन लिखा। फिर क्या बताएंगे इन्होंने पहली बार प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण के प्रयोग के माध्यम से एक इतिहास बोध का भी इन्होंने क्या किया, प्रारंभ किया, जिसमें शुक्ल जी मानते हैं कि क्या होता है, किसी स्थान का साहित्य या किसी देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। इन्वर्टेड कॉमा, मैंने कहा एक दो स्टेटमेंट, अब सुनो, अब वापिस समझना, मैंने कहा था एक दो स्टेटमेंट ऐसा कॉमन रहेगा कि हर क्वेश्चन में मैं उठा के डाल देना उसको। तो दूसरा का जो स्टेटमेंट बोला जनता की चित्तवृत्तियों का संचित वो डालना है, उसमें भी सीमा वाले में भी डालना है। फिर लिखना है हालांकि इसके बावजूद इनके इतिहास लेखन की निम्नलिखित सीमाएं हैं, सीमाएं बताएंगे। फिर लिखेंगे कंक्लूजन में उपरोक्त सीमाओं के बावजूद, तो सीमाएं वही जो 7-8 को पढ़े थे वो सीमाएं बताएंगे। फिर उपरोक्त सीमाओं के बावजूद शुक्ल जी ने पहली बार हिंदी साहित्य में परिपक्व इतिहास लेखन का प्रयास किया, जिससे न केवल वे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के केंद्र बिंदु है, बल्कि आने वाले इतिहासकारों ने या हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों ने शुक्ल जी की ही पूरकता को स्पष्ट किया है या व्याख्यायित किया है। कुछ नया नहीं किया उन्होंने, बेसिकली शुक्ल जी का ही पूरक लेखन किया है। जैसे अभी देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया, अपने इतिहास लेखन में शुक्ल जी की आलोचना ही तो की है केवल। शुक्ल जी प्रत्यक्षवाद मानते हैं, वो परंपरावाद मानते हैं, ठीक है। शुक्ल जी कहते हैं कबीर फालतू हैं, कबीर अक्खड़ हैं, तो उस पर प्रभाव, उसका कबीर पर जो अक्खड़ हैं वो इस्लामी प्रभाव से है। लेकिन द्विवेदी जी कहते नहीं, वो नाथ और योग की परंपरा से है, परंपरावाद, ठीक है। शुक्ल जी कहते हैं कि कबीर का जो काव्य है वो बिल्कुल ऐरू गहरू है, मतलब कबीर की भाषा अजीब सी है, अटपटी भाषा है, अनपढ़ गंवार भाषा है ना, शुक्ल जी ये कहते हैं, ठीक है। लेकिन द्विवेदी जी क्या कहते हैं, द्विवेदी कहते हैं कबीर वाणी के डिक्टेटर, भाषा के बादशाह हैं, ये बात कहते हैं। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं द्विवेदी जी, शुक्ल जी की आलोचना ही कर रहे हैं, यानी इनकी पूरकता को ही स्पष्ट कर रहे हैं, इनकी पूरकता को ही व्याख्यायित कर रहे हैं। इसके बाद राम स्वरूप चतुर्वेदी जब लिख रहे हैं इतिहास, तो वो क्या कर रहे हैं, वो मिक्स कर रहे हैं दोनों लोग को, संश्लेषण, दोनों लोग का संश्लेषण कर रहे हैं। तो बेसिकली शुक्ल जी के बाद जितने इतिहासकार हुए उन्होंने क्या किया, या तो शुक्ल जी का खंडन किया या शुक्ल जी का मंडन किया। तो ये बात भी आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि कुछ कमियों के बावजूद या उपरोक्त सीमाओं के बावजूद इन्होंने पहली बार परिपक्व प्रयास किया और हिंदी साहित्य इतिहास लेखन को एक क्या किया, इतिहास बोध से युक्त किया, एक सशक्त इतिहास बोध से युक्त किया। तो अलग अलग तरह का कंक्लूजन, आप जो चाहिए, जो आपको पसंद आए, दोनों में से कोई सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। एक सशक्त क्या किया है, सशक्त इतिहास बोध प्रस्तुत किया है, और आने वाले इतिहास लेखकों ने केवल शुक्ल जी का खंडन या इनका मंडन ही किया है।
ठीक है, या सामान्यतः लिख दीजिएगा, केवल मत लिखिएगा, केवल थोड़ा टफ वर्ड हो जाएगा। सामान्यतः शुक्ल जी का खंडन अथवा मंडन ही किया है। तो आपका वर्ड भी बहुत सही हो गया, लिमिट भी हो गई, और दो तरह के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो दो तरीके के क्वेश्चन हो गए, ये समझिएगा। मैं काउंट एक ही करूंगा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषताएं, क्योंकि हम लोग जो क्वेश्चन लेके आए सामने, डिस्कशन हम लोग ऐसे ही करेंगे। देखो डिस्कशन हम लोग ऐसे ही करेंगे। अब अगला क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं, इसका डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, डिटेल हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और एक बार बताइएगा कि ये तरीका सही है या कुछ और भी चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, अच्छा एक काम और करिएगा, अभी एक दो दिन स्टार्टिंग के जब मैं बता रहा हूं, एक बार आंसर लिखिए, आपका आज का होमवर्क लिखिए। एक काम करिए, हिंदी साहित्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्य इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषताएं, एक बार इसका आंसर 150 शब्द में लिखिए। ठीक है, मेरी बात अब समझिए, जब 150 शब्द में आप लिखेंगे ना, तब मुझे समझ में आएगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है, ये ज्यादा अच्छा है। आपसे व्यू मांगूंगा तो 50 लोग 50 तरह के व्यू दोगे। कोई कहेगा हाँ सर ऐसे ही पढ़ाओ, कोई कहेगा नहीं सर ऐसे मत पढ़ाओ, कोई कहेगा सर पढ़ाओ ही मत। इससे बढ़िया तरीका यह है, आप लोग लिखो, पहला आंसर आप लोग लिखो और डिस्कशन ग्रुप पे सेंड करो। जो यूपीएससी हिंदी परिवार वाला ग्रुप है उस पे सेंड करिए, मैं खुद देख लूंगा। अगर आप लोग एकदम वाहियात क्वालिटी का लिखोगे तब मुझे समझ में आएगा मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि मैं ही तो सिखा रहा हूं। और अगर आप लोग अच्छा लिख दोगे तो मुझे समझ में आ रहा है एकदम सही चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग लिखिए। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य इतिहास की दृष्टि, साहित्य इतिहास लेखन की दृष्टि। अब समझिएगा, थोड़ा सा एक बात हम समझेंगे। देखिए यहां पर भी ना, यहां पर भी इंट्रोडक्शन हम फिक्स रखेंगे। इस तरह से इंट्रोडक्शन लेके, पर समझो इन्होंने क्या किया। देखो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन, जो इसमें आंसर है मॉडल आंसर, देखना आप समझना। पहला प्रयास है फ्रांसीसी विज्ञानकार सदत्तासी ने किया। ये हर बार क्या कर रहे हैं ना, ये बता रहे हैं परंपरा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा कैसी है पूरा। फिर ये ग्रंथ लिखा, परिचय लिखा। यार ये पूछ ही नहीं रहा यार, क्वेश्चन की डिमांड ये है क्या? नहीं, बेस अच्छा क्या रहता, आप समझो इस क्वेश्चन में इतिहास लेखन की दृष्टि में अच्छा रहता, हम ये बताते इन्होंने इतिहास लेखन कहां किया है, कहां किया है। तो इन्होंने 2-3 किताबें लिखी, 2-3 अपने लेख लिखे। ठीक है, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, क्या लिखा है देखो इन्होंने लेख जो लिखे, आप समझना मेरी बात। इसीलिए मैं कह रहा हूं हम फिक्स करेंगे इंट्रोडक्शन। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, इन दोनों में से एक दो किताबों को उठा लेंगे। हम क्या लिखेंगे इंट्रोडक्शन में, हम सीधे ये लिखेंगे ना कि भैया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या शुक्ल जी या शुक्ल युगीन, हाँ, या औपचारिक इतिहास लेखन, सीधे कंफ्यूज नहीं होना है। औपचारिक इतिहास लेखन परंपरा में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपना इतिहास लेखन हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास आदि ग्रंथों में किया, सीधे आदि ग्रंथों में किया। एवं उन्होंने जिस प्रकार पश्चिम में तेन का खंडन, तेन के प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण का खंडन, फिर से तेन को घुसाएंगे। और इनकी हमारे देखो इंट्रोडक्शन एकदम फिक्स है, फिक्स इंट्रोडक्शन है। तेन के प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण का खंडन हडसन ने किया था, उसी प्रकार हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का खंडन, शुक्ल जी के प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण का खंडन आचार्य द्विवेदी जी ने किया। इनकी इतिहास दृष्टि निम्नलिखित है। प्रश्न की डिमांड क्या है, करना इतिहास लेखन की दृष्टि, इनकी इतिहास लेखन की दृष्टि निम्नलिखित है। फिर हम क्या करेंगे, इनका बताएंगे कि संश्लेषणात्मक है, शुक्ल जी तोड़ रहे हैं ये जोड़ रहे हैं। ठीक है, परंपरावादी दृष्टिकोण है, बताएंगे परंपरावादी दृष्टिकोण है, इसके एग्जाम्पल देंगे। कवियों का मूल्यांकन का अलग इनका अप्रोच है। ठीक है, इनके कवियों का मूल्यांकन अलग अप्रोच है। कबीर की भाषा शैली को शुक्ल जी कहते हैं कि बहुत ही नीरस है, काव्योचित गुण का अभाव है। इन्हें कहते हैं बहुत अच्छी भाषा है कबीर की, कबीर भाषा के बादशाह है। ठीक है, साहित्य का उद्देश्य मानते हैं केवल मनुष्य है और अपनी रचना, समझिएगा यहां पर वो कोई चीज ही नहीं दिया, मुझे समझ में नहीं था। ऐसा पीवाईक्यू का सॉल्यूशन पढ़ के अगर जो व्यक्ति एग्जाम में लिख आया तो उसका भगवान मालिक है, लिटरली भगवान मालिक। आप देखो समझो यहां पर क्या लिखेंगे, आप इस बात को यहां पर बताएंगे। अभी मैं बस समझा रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल में देखेंगे थोड़ा सा। आप बताओगे यहां पर अशोक के फूल नामक अपने निबंध में, अशोक के फूल नामक निबंध में यह अपनी साहित्य की दृष्टि बताते हुए कहते हैं साहित्य का एकमात्र, क्योंकि पूछ रहे हैं इतिहास लेखन की दृष्टि क्या है, अप्रोच। दृष्टि का मतलब किस आधार पर इतिहास को यह देखना है, तो बताते हैं साहित्य का एकमात्र लक्ष्य मनुष्य है, एकमात्र लक्ष्य मनुष्य है। इसमें भाषा शैली का बहुत ज्यादा
महत्व नहीं है। और शुक्ल जी से कंपेयर करते हुए लिखो, जब आंसर लिखोगे तो शुक्ल जी से कंपेरिजन करते हुए लिख दोगे और कंक्लूजन क्या बताओगे कि शुक्ल जी का पूरक है। इनके इतिहास लेखन की दृष्टि अलग नहीं बल्कि शुक्ल जी के पूरक है और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन को क्या करती है, सशक्त बनाती है। काम खत्म। ठीक है, इतना सिंपल हो जाएगा ना। अब मुझे लग रहा है कि अब तो हम लोग खटाखट आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें केवल रटने वाली हैं और कुछ चीजें समझने वाली। तो समझने वाली चीजें मैं बताऊं। अब जैसे मान लो क्वेश्चन आएगा गारसा साथी के इस्तेवार दल इत्तूर वाले पे लिखो, तो उस पर यार कुछ समझने का ही ये नहीं है, उसमें तो सीधे सीधे रटने का है, कुछ समझने वाला ही नहीं, तो सीधे सीधे पॉइंट से रटो, बात खत्म। लेकिन यहां पर थोड़ा समझने का था कि किस तरह से अप्रोच हम करेंगे। तो ये वाला अप्रोच एकदम नहीं रखेंगे, परंपरा नहीं बैठ जाएगा, सीधे बताइए कहां पर लिखा है इतिहास, सीधा इंट्रोडक्शन, शॉर्ट टू द पॉइंट, संक्षिप्त बढ़िया इंट्रोडक्शन, कहां पर इतिहास लेखन किया। और आप कहोगे सर ये आप कैसे बता रहे हो, मैं तो कह रहा हूं ये अच्छा है। तो मैं कहां से बता रहा हूं, टॉपर्स की कॉपी से। टॉपर्स की कॉपी मैंने खूब पढ़ रखी है, खूब आंसर उससे लिख रखे हैं, तब मैं बता रहा हूं कि यार वो ये वाले इंट्रोडक्शन नहीं यूज करते हैं, वो सीधे काम के इंट्रोडक्शन यूज करते हैं। कायदे से आपको प्रदीप द्विवेदी सर की कॉपी डाउनलोड कर लेनी चाहिए, उसको देखिए तो आपको समझ आएगा जो गौरव सर बता रहे हैं बहुत ही परफेक्ट बता रहे हैं और ऐसा कोई नहीं बताएगा। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।